स्टोरी 500 सब्सक्राइबर पे आएगा, प्लीज जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवे आप टू। एपिसोड 351 टू 360। अध्याय 351, अध्याय 343, तलाक समझौता। जैसे ही कार्लोस प्रकट हुआ, हॉल में लगे कैमरों की चमक बिजली की तरह लगातार जारी रही। श्रीमती कार्टर कुछ कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी, उनके चेहरे पर अत्यधिक भावुकता के भाव थे। कार्लोस, उसकी आवाज कांप रही थी। उसके बगल में बैठी फे मैनर का चेहरा भी खुशी से चमक उठा। श्रीमती कार्टर कुछ कदम आगे बढ़ी और कार्लोस की बातें सुनकर अचंभित रह गईं। क्या इंपीरियल मोटर्स के साथ विलय होगा? श्रीमती कार्टर हमेशा से कार्टर ऑटोमोटिव के कारोबार से दूर रहती थीं। फिर भी वह जानती थी कि एमिली ने कार्टर ऑटोमोटिव के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्या आपको पता है कि एमिली इस महीने किन किन मुश्किलों से गुजरी है? गर्भवती होने के साथ साथ वह खुद नई कार के ब्लूप्रिंट में बदलाव भी कर रही है। श्रीमती कार्टर ने फटकार लगाए। कार्लोस मुड़ा, रोशनी में उसका काला सूट ठंडी चमक बिखेर रहा था। उसकी नजरें अपनी मां पर घूमी और अंत में एमिली पर आकर टिक गईं। कभी स्नेह से भरी उनकी आंखें अब एक जमी हुई झील की तरह उदासीन थीं, जिन्हें देखना निर्मलता का अनुभव कराता था। डेटी ओवन, विलय योजना पर आपकी क्या राय है? राष्ट्रपति कार्टर, क्या इस विमान दुर्घटना के पीछे कोई गुप्त एजेंडा है? रिपोर्टर अपने कैमरों के साथ आगे बढ़े और एमिली और कार्लोस दोनों को घेर लिया। श्रीमती कार्टर बीच बचाव करने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन कार्लोस ने उन्हें रोक दिया। एमिली और कार्लोस के बीच केवल कुछ ही कदम की दूरी थी, लेकिन किसी ने भी उस दूरी को कम करने की कोशिश नहीं की। एमिली ने गहरी सांस ली और उसकी उंगलियां धीरे से उसके पेट को सहलाने लगीं। जब उसने दोबारा कार्लोस की ओर देखा तो उसके होठों पर एक शांत वक्र बन गया। जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, आपका फिर से स्वागत है। मैं इंपीरियल मोटर्स के साथ सहयोग का तहे दिल से समर्थन करती हूँ। उनकी आवाज़ एकदम स्पष्ट थी, हालांकि उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए विलियम ने टेम्पेस्ट कैपिटल टीम को तेजी से आगे बढ़ाया। उनका गहरे भूरे रंग का थ्री पीस सूट त्रुटिहीन रूप से सिला हुआ था और उनके पॉलिश किए हुए जूते कालीन पर चुपचाप चलते हुए एक अलग ही प्रभाव का एहसास करा रहे थे। सहयोग के अलावा कार्टर ऑटोमोटिव के नए शेयरधारक भी होंगे। एमिली की आवाज़ दृढ़ और गूंजती हुई थी। मैंने ऑटोमोबाइल शेयरों में अपनी सभी व्यक्तिगत हिस्सेदारी ब्लैकस्टोन कैपिटल को हस्तांतरित कर दी है, और इसके अलावा वह रुकी और सीधे कार्लोस की ओर देखते हुए बोली, दिवंगत ओल्ड मास्टर कार्टर द्वारा मुझे दिए गए विशेष अधिकारों के तहत मैं ब्लैकस्टोन कैपिटल को वीटो पावर भी प्रदान करती हूँ। जैसे ही एमिली ने ये शब्द कहे, सरकारी इमारत में चार्ल्स स्मिथ का सोने के फ्रेम वाला चश्मा डेस्क पर गिरकर टूट गया। वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी आस्तीन से कॉफी का कप गिर गया। भूरा तरल पदार्थ कार्टर ऑटोमोटिव इक्विटी स्ट्रक्चर डायग्राम पर अप्रत्याशित रूप से फैलने की तरह फैल गया। यह असंभव है। उसकी गर्दन में तीव्र ऐंठन हुई। वह और टेम्पेस्ट कब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लाउड लेक विला के स्टडी रूम में फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से शाम की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। एमिली चमड़े के सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसकी गर्भवती पेट उसकी बेज रंग की बुनी हुई पोशाक के नीचे धीरे धीरे गोल हो रही थी। उसकी उंगलियां अनजाने में सोफे के आर्मरेस्ट को रगड़ने लगीं। कार्लोस खिड़की के पास खड़ा था, उसकी पीठ चीड़ के पेड़ की तरह सीधी थी। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी से उसका चेहरा जगमगा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के गहरे काले घेरे को भेद नहीं पा रही थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। उनकी आवाज़ गहरी और कर्कश थी। एमिली ने अचानक ऊपर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। सर्जरी के दौरान कार्लोस मुड़ा, उसकी गर्दन की हड्डी थोड़ी हिली। मैंने तुम्हारी खुशबू महसूस की। और उसकी पतली उंगली ने उसकी कनपटी को हल्के से छुआ। मैंने तुम्हें मेरा नाम पुकारते हुए सुना। खिड़की के बाहर सूरज की आखिरी किरण भी शाम के अंधेरे में गायब हो गई। अध्ययन कक्ष में सन्नाटा छा गया, केवल उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्लाउड लेक विला के हॉल में मारिया कार्टर घबराहट में अपनी स्कर्ट के किनारे से खेल रही थी। माँ, भाई का वापस आना कितना अच्छा है ना? उसने धीरे से पूछा। श्रीमती कार्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्ययन कक्ष में व्याप्त सन्नाटा किसी भी बहस से कहीं अधिक बेचैन करने वाला था। वे 1 घंटे से अंदर थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि क्या बात हुई थी। मारिया कार्टर अंदर जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन श्रीमती कार्टर ने उन्हें रोक दिया। मारिया, मत जाओ। श्रीमती कार्टर की आवाज़ में हल्की सी थकावट झलक रही थी। जब उन्होंने आखिरकार पारिवारिक चित्र से अपनी नज़र हटाई और अपनी उंगलियों को धीरे से अपने माथे पर दबाया, कुछ बातें उन्हें खुद ही सुलझने की ज़रूरत होती है। इसी समय कमरे में मौजूद कार्लोस ने तलाक का समझौता पत्र निकाला। एमिली, कार्लोस अचानक रुक गया, उसकी ओर मुड़ते हुए। उसकी आवाज़ शांत जल की तरह गहरी थी। इस पर हस्ताक्षर करो। उसने वह दस्तावेज सौंप दिया, जिसके कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा तलाक समझौता गलियारे की रोशनी में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एमिली की नज़र उस दस्तावेज पर पड़ी। उसकी पलकें कांपी, लेकिन उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें कार्लोस की आंखों से मिलीं। वे आंखें जो कभी तारों की रोशनी से भरी थीं, अब धुंध की एक पतली परत से ढकी हुई थीं। क्या आप निश्चित हैं? हाँ। कार्लोस के गले की हड्डी थोड़ी हिली। उसने अपनी नज़रें हटा लीं। मैंने संपत्ति के बंटवारे का ब्यौरा दे दिया है, तुम्हारा और बच्चे का। मैं बच्चे की देखभाल खुद कर लूंगी। एमिली ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। उसकी आवाज़ पंख की तरह हल्की थी, फिर भी उसमें दृढ़ता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। जहां तक संपत्ति की बात है, मैंने उसे पहले ही ले लिया है। उसने कार्टर ऑटोमोटिव और कार्टर परिवार के शेयरों में अपना हिस्सा होने का दावा किया था। अध्याय 352, अध्याय 344, एक कठिन निर्णय। मुझे बच्चा चाहिए। एमिली तलाक के कागजात लेने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी। तब वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी। उसने अपने आप को दबाने की बहुत कोशिश की। एक अजीब सी अनुभूति उसके दिल में सुइयों की तरह चुभ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने अचानक उसकी ओर देखा। एमिली का हाथ तलाक के कागजात के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं।
कार्लोस के शब्द मुझे बच्चा चाहिए उसके दिल में अचानक से चुभने वाली बर्फ की कील की तरह महसूस हुए। उसने अचानक अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उनमें छाई धुंध तुरंत छट गई और केवल शीतल स्पष्टता ही रह गई। जब हमारी शादी हुई थी तब आपने कहा था कि बच्चा हम दोनों का है। मुझे माँ होने का अधिकार है। कार्लोस का कंठ ऊपर नीचे हुआ, उसने उसकी नज़रों से बचते हुए कहा, समय बदलता है। हाँ, समय बदलता है। एमिली हंसी, लेकिन उसकी हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जब तुम 1 महीने के लिए गायब हो गए थे और मैं गर्भवती होने के बावजूद कार्टर ऑटोमोटिव का काम संभाल रही थी, तब तुमने बदलते समय का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और आपने ब्लैकस्टोन कैपिटल को शेयर बेचने का जिक्र कभी नहीं किया। एक बच्चे के बदले अरबों का सौदा। आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। एमिली ने और कुछ नहीं कहा, एक कलम उठाई और समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। लिखावट सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। जैसे ही उसने हस्ताक्षरित कागज कार्लोस को सौंपा, उसकी उंगलियां कार्लोस के हाथ से छू गईं और दोनों ऐसे पीछे हट गए जैसे जल गए हों। तलाक की प्रक्रियाएं। एमिली खड़ी हुई, पेट में भारीपन के कारण उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। मैं उनसे निपट लूंगा। अब से मैं कार्टर परिवार और आपके साथ बराबरी पर हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। अध्ययन कक्ष का दरवाजा खुलते ही श्रीमती कार्टर और मारिया कार्टर दिखाई दी। ये स्पष्ट था कि वे काफी देर से बाहर छुपकर सुन रही थी। उनके चेहरे सदमे और चिंता के मिले जुले भावों से भरे थे। एमिली, श्रीमती कार्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही रुक गई। एमिली के फूले हुए पेट को देखकर उनकी आंखें लाल हो गईं। एमिली ने उन पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक ऐसी दर्द भरी मुस्कान जो रोने से भी बदतर थी। माँ, मारिया, मैं जा रही हूँ। उसने न तो कोई स्पष्टीकरण दिया और न ही कोई शिकायत की। वह सीधे हॉल से होते हुए निकास की ओर चली गई। मारिया अब और संकोच नहीं कर सकी। वह दौड़कर स्टडी रूम में गई और उसने कार्लोस को तलाक का समझौता पकड़े हुए देखा। उसने झट से उसे छीन लिया, हस्ताक्षर देखे और गुस्से से कांपते हुए बोली, भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? भाभी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और लौटते ही तुम उसे ये दे रहे हो। श्रीमती कार्टर भी अंदर आई और कांपते हाथों से कार्लोस की ओर इशारा करते हुए बोली, कार्लोस, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। एमिली तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कार्लोस ने उनकी ओर पीट कर ली और पूरी तरह से डूबे हुए शाम के अंधेरे में देखने लगा। उसकी आवाज़ कर्कश थी, यह मेरे और उसके बीच की बात है। तुम दोनों के बीच का क्या मतलब है? मारिया ने समझौता पत्र उसके सामने पटकते हुए कहा, बच्चे का क्या होगा? क्या तुम उसे भी उसकी मां से अलग करना चाहते हो? कार्लोस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ, जैसे ही एमिली क्लाउड लेक विला के गेट पर पहुंची, एवलिन हैंसन की कार वहां आकर रुक गई। खिड़की नीचे हुई और एमिली का पीला चेहरा देखकर एवलिन गुस्से से लगभग घुट गई। वो कमीना कार्लोस, मैं अभी ऊपर जाकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मत जाओ। एमिली ने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। उसकी आवाज़ में थकावट साफ झलक रही थी, जो केवल अत्यधिक थकावट के बाद ही महसूस होती है। वह इसके लायक नहीं है। एमिली के पेट को छूने पर एवलिन ने उसकी हरकत देखी। आखिरकार उसने अपना गुस्सा दबाया और कार स्टार्ट करते हुए कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। गाड़ी चलने ही वाली थी कि अचानक एक चमकीली लाल रंग की स्पोर्ट्स कार उसके सामने आकर रुक गई। खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई, जिससे रेनी वाइट का सलीके से सजा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उसने एमिली की ओर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। इसी क्षण क्लाउड लेक विला का द्वार फिर से खुला और कार्लोस बाहर निकल आया। वह सीधे रेनी की कार की ओर गया, दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। उसने एक बार भी एमिली की ओर नहीं देखा। स्पोर्ट्स कार तेजी से आगे बढ़ी और उसकी टेललाइट्स रात के अंधेरे में जल्दी ही गायब हो गईं। एवलिन ने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। इसका क्या मतलब है? अभी अभी तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए और वो दूसरी औरत के साथ चला गया। वो तुम्हें क्या समझता है? एमिली ने अपनी आंखें बंद रखी। उसकी लंबी पलकों की छाया उसकी बंद आंखों के नीचे पड़ रही थी। जब तक एवलिन ने बोलना समाप्त नहीं किया, तब तक उसने धीरे धीरे अपनी आंखें नहीं खोली। उनकी आंखें एक शांत तालाब की तरह शांत थीं, केवल कोनों पर मौजूद नमी ही उसकी भावनाओं को प्रकट कर रही थी। गाड़ी चलाओ, उसने धीरे से कहा। एवलिन ने संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसकी ओर देखा। उसका दिल दर्द से भर गया था। वह जानती थी कि इस बार एमिली का दिल सचमुच टूट गया है। जिस लड़की ने कभी कहा था कार्लोस उसकी रोशनी है, आखिरकार वही रोशनी उसे जलाकर राख कर गई। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। एमिली खिड़की से बाहर ढलते हुए रात्रि के दृश्य को निहारती रही। उसका हाथ अनजाने में उसके गर्भवती पेट को ढक रहा था। वहां दो नन्ही जिंदगियां चुपचाप पल रही थीं। अब वही उसका एकमात्र सहारा थी। अब से वह सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए ही जिएगी। बच्चों, मुझे माफ करना, मम्मी ने अभी अभी एक बहुत गलत फैसला ले लिया। एमिली की उंगलियां उसके उभरे हुए पेट पर हल्के से दबी। पतले कपड़े के आर पार उस गर्म स्पर्श से उसका गला सूख गया। उसके दिल की आवाज़ कांप रही थी, मानो उसे डर हो कि कहीं वह अपने भीतर पल रहे नन्हे मुन्ने जीवों की सांसों को बाधित न कर दे। वह और भी दृढ़ हो सकती थी, दोनों बच्चों को लेकर पूरी तरह गायब हो सकती थी। कार्टर परिवार को उनका नामो निशान भी नहीं छोड़ सकती थी। इन दिनों झेली गई शिकायतें, कार्लोस की वापसी पर ठंडा व्यवहार, तलाक के दौरान ये कहना कि बच्चा कार्टर परिवार का है, इनमें से कौन सी बात उसके दिल को कठोर करने के लिए काफ़ी नहीं थी। लेकिन जब भ्रूण की हल्की हलचल महसूस हुई तो आखिरकार उसका दिल नरम पड़ गया। पापा, शायद वो मम्मी से प्यार नहीं करते। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकें अभी भी अनसुने आंसुओं से भीगी हुई थीं। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास एक दादी होंगी जो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और एक गर्वित चाची होंगी। उसके भीतर गहराई में छिपा एक विचार उमड़ आया, एक ऐसा विचार जिसे वह बेतुका मानती थी, फिर भी उस कोमल हट ने, जो उसे जाने देने को तैयार नहीं था, जड़ पकड़ ली और एक खट्टी कड़वी बेल की तरह उसके दिल को जकड़ लिया। कार की धुंधली रोशनी में कार्लोस ने 2 तलाक प्रमाण पत्र निकाले और उनमें से एक अपने बगल में बैठी महिला को दे दिया।
मंद रोशनी में गहरे लाल रंग का आवरण उदास चमक रहा था, उस पर उभरे हुए सुनहरे अक्षर किसी ठंडे निशान की तरह लग रहे थे। महिला ने बगल में देखा, उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान थी। उस मुस्कान में चंचलता और गर्व का भाव झलक रहा था, मानो रात में चुपचाप खिलने वाला एक पोपी का फूल हो। खूबसूरत होने के साथ साथ उसमें एक खतरनाक आभा भी थी। अगर एमिली स्तब्ध न होती, उसका दिमाग अस्त व्यस्त न होता, तो वह इस महिला और रेनी वाइट के बीच का अंतर देख पाती। रेनी की सुंदरता यौवन से भरपूर थी, जबकि इस महिला की सुंदरता के पीछे एक ठंडी क्रूरता छिपी थी और उसका व्यवहार पूरी तरह से अलग था। कार्लोस, तुमने मुझे निराश नहीं किया। महिला ने तलाक का प्रमाण पत्र उठाया, उसकी उंगलियां कवर पर फिसलती गईं, उसकी आवाज में थोड़ी सी निश्चितता झलक रही थी। तो फिर चलिए अपना सहयोग जारी रखते हैं। वह थोड़ी देर रुकी, अचानक उसकी आंखें तेज हो गईं। अगला कदम, स्पीकर को मार डालो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने एक्सीलरेटर को जोर से दबा दिया और स्पोर्ट्स कार का इंजन धीमी सी गर्जना करने लगा। पलक झपकते ही ये तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। शांत रात में फुटपाथ पर टायरों की आवाज विशेष रूप से स्पष्ट थी। कार तेजी से घने अंधेरे में गायब हो गई, एक प्रेतवादित परछाई की तरह। अध्याय 353, अध्याय 345, समय पूर्व जन्म। जब स्पोर्ट्स कार की टेल लाइट्स घने अंधेरे में पूरी तरह से गायब हो गईं, तो एवलिन हैंसन ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। गुस्से से उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए। उसकी नज़र अनजाने में बगल में बैठी एमिली पर पड़ी। स्ट्रीटलाइट की रोशनी में उसकी सहेली का चेहरा बेहद पीला दिख रहा था और उसकी ठुड्डी कसकर भींची हुई थी। कमीने, अंततः एवलिन हैंसन खुद को गाली देने से नहीं रोक सकी। उनकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। ऐसा आदमी मेरे गोद लिए बच्चों का पिता बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। अचानक तलाक लेना और फिर दूसरी औरत के साथ स्पोर्ट्स कार में घूमना। एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बाहर तेजी से पीछे हटते हुए सड़क के दृश्य को देखती रही। उसकी आंखों की पुतलियों में नियॉन लाइटें टूटे हुए तारों की तरह टिमटिमा रही थीं, फिर भी वे उसकी आंखों में छाए गहरे कोहरे को रोशन नहीं कर पा रही थीं। रेनी वाइट का चेहरा बार बार उसके मन में कौंध रहा था, बिल्कुल वही शर्मीली मुस्कान वाली लड़की जिसकी यादें उसके मन में बसी थीं। लेकिन जैसे ही कार की खिड़की नीचे हुई, उसकी आंखों में विजय की चमक तेज हो गई, मानो बर्फ में जमाई गई कोई धारदार तलवार हो जो पहले से बिल्कुल अलग थी। चलिए पहले अपार्टमेंट में वापस चलते हैं। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी लंबी पलकों की हल्की सी छाया उनके नीचे पड़ रही थी। कार शहर की मुख्य सड़क पर मुड़ गई। 3 ट्रैफिक सिग्नल पार करने के बाद एमिली ने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उस पल की स्पष्टता अंधेरी रात में बिजली की तरह थी। उसने झट से रियरव्यू मिरर में देखा, 3 काली सेडान कारें उसके पीछे पीछे आ रही थीं, न ज्यादा करीब और न ज्यादा दूर। उनकी नंबर प्लेटें साफ तौर पर नकली होने के संकेत दे रही थीं। भारी ट्रैफिक के बावजूद वे कारें आश्चर्यजनक रूप से एक समान गति बनाए हुए थीं। एवलिन, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसकी उंगलियां चुपके से खिड़की के ताले को दबा रही थीं। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम आगे वाले किराना स्टोर से मेरे लिए पानी की एक बोतल ला सकती हो? एवलिन हैंसन ने बिना ज्यादा सोचे समझे बस ओ कहा और ब्रेक लगाने ही वाली थी कि एमिली ने उसे फिर रोक दिया। सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार पर गाड़ी मत खड़ी करो। 50 मीटर आगे जाओ और फूलों की क्यारी के पास खड़ी करो। जब वह बोल रही थी, उसकी निगाहें सीधे आगे की ओर टिकी हुई थी। उसका लहजा इतना शांत था मानो वह आज के सुहावने मौसम पर टिप्पणी कर रही हो। गली के कोने पर स्थित किराना स्टोर की गर्म पीली रोशनी जगमगा रही थी। एवलिन हैंसन अपना पस कसकर पकड़े हुए तेजी से अंदर भागी और मन ही मन सोचने लगी कि कार्लोस को जाते हुए देखने के बाद भी एमिली इतनी शांत कैसे रह सकती है। कांच का दरवाजा बंद होते ही हल्की सी आवाज आए और एमिली झट से ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। अपने गर्भवती पेट के कारण उसका बैठना थोड़ा अटपटा था, फिर भी उसमें एक स्पष्ट दृढ़ता झलक रही थी। जैसे ही उसने कार की चाबी घुमाई, रियरव्यू मिरर में दिख रही काली सेडान कारें अचानक तेजी से आगे बढ़ीं और उनके टायर जमीन पर जोर से घिसटते हुए निकले। जैसे ही कार तेजी से आगे बढ़ी, इंजन की गर्जना सुनाई दी और एमिली ने लगभग सहज रूप से स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया। कार का ढांचा खतरनाक तरीके से फूलों की क्यारी के किनारे से रगड़ता हुआ एक रोमांचक चाप बनाता हुआ आगे बढ़ा। फिर पीछे की खिड़की एक जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई, कुछ गोलियां उसमें से आर पार निकल गईं और चमड़े की सीटों पर कांच बिखर गया। उसने दांत पीसते हुए एक्सीलरेटर को जोर से दबाया। सेडान कार तीर की तरह चौराहे से निकल गई। लाल बत्ती चमकते ही एक ट्रक को पार करते हुए निकल गई। रात के आकाश में घबराहट भरी हॉर्न की आवाज गूंज उठी। चिंता मत करो, मम्मी की ड्राइविंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। वह अपने पेट से बातें कर रही थी, मानो उसके अंदर कोई हो जिसे सुरक्षा की जरूरत हो। रियरव्यू मिरर में 3 काली कारें लगातार हमारा पीछा कर रही थीं। सबसे आगे वाली कार ने अचानक अपनी खिड़की नीचे की और एक काली बंदूक की नली टायर की ओर तनी हुई थी। एमिली ने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया। कार डामर पर ऐसा कार का निशान बनाते हुए आगे बढ़ी। गोलियां कार के दरवाजे को छूकर निकल गईं और सड़क पर चिंगारियां बिखेरती हुई निकल गईं। तभी एक अन्य कार ने मौके का फायदा उठाते हुए बगल से घुसने की कोशिश की और उसे बैरियर से टकराने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। उसने गहरी सांस ली। उसका बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था, जबकि दायां हाथ कुशलता से गियर बदल रहा था। सेडान अचानक धीमी हो गई और पीछे वाली काली कार समय पर प्रतिक्रिया न कर पाने के कारण आगे वाली कार से बुरी तरह टकरा गई। नशे में धुत विशालकाय जीवों की तरह दोनों वाहन पल भर में नियंत्रण खो बैठे और अंततः रेलिंग से टकरा गए। उनके आगे के हिस्से में भयंकर आग लग गई। खतरे को भांपते हुए आखिरी कार ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एमिली का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अपने आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हाथों से उसने सड़क की अपनी परिचितता के बल पर एक संकरी गली में प्रवेश किया, जिसमें मुश्किल से एक कार ही गुजर सकती थी। काली कार करीब से पीछा कर रही थी, लेकिन गली के अंत में तीखे मोड़ पर रुक गई। एमिली ने पूर्वाभास के तौर पर ब्रेक लगाने का संकेत दिया। कार क्षैतिज रूप से झुक गई, जिससे रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। काली कार समय रहते चकमा नहीं दे पाए और दीवार से बुरी तरह टकरा गई, जिसके कारण सभी एयरबैग खुल गए।
एमिली हौंकते हुए स्टीयरिंग व्हील से टिक गई, उसके माथे से ठंडा पसीना रिसकर उसके कॉलर पर गिर रहा था। अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ बेरहमी से अंदर से निचोड़ रहा हो। उस पीड़ा ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। उसने दांत पीसकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी उंगलियां हैंडल को छू ही रही थीं कि तभी दर्द की एक और लहर उसे लगी और अचानक उसके नीचे गीलापन महसूस हुआ। अरे नहीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। सुविधा स्टोर के प्रवेश द्वार पर एवलिन हैंसन गर्म पानी हाथ में लिए हुए बाहर निकली, लेकिन उन्हें वहां फूलों की खाली क्यारी मिली। उसका दिल बुरी तरह से कुड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एमिली का नंबर डायल किया, लेकिन ईयरपीस से केवल ये ठंडा संदेश आया, जिस उपयोगकर्ता को आपने डायल किया है वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। एमिली पाकर। वह सड़क किनारे घबराकर इधर उधर घूमी। उसकी आवाज़ सिसकियों से भरी हुई थी और उसी क्षण एक जानी पहचानी सेडान कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एमिली उस पर झुककर धीरे धीरे बाहर निकली। उसका चेहरा शांत था और वह अपनी सहेली की ओर बढ़ी। एवलिन। उसने मुश्किल से ही नाम लिया था कि उसके पैर लड़खड़ा गए और वह गिर पड़ी। एवलिन हैंसन उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, ठंडी नमी को महसूस करते हुए। उसका दिमाग बूम की आवाज़ के साथ फट गया। समय से पहले जन्म। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने 911 डायल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। 7 महीने, बच्चा अभी मुश्किल से 7 महीने का हुआ है। एवलिन, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें नाटक करने में मेरी मदद करनी होगी। एमिली जानती थी कि उसके बच्चे समय से पहले ही आने वाले हैं। अफसोस की बात है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। कांपते हाथों से एवलिन हैंसन ने उसे सहारा दिया। जैसे ही एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ रात के आकाश में गूंजी, प्रेस्कॉट मनों में श्रीमती कार्टर अपने फ़ोन को कसकर पकड़े हुए इधर उधर टहल रही थी। मारिया कार्टर सोफे पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल थीं और उसने हस्ताक्षरित तलाक के कागजात कसकर पकड़ रखे थे, जिसका कोना मुड़ा हुआ था। माँ, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, कार्लोस का फ़ोन अभी भी नहीं बज रहा है। अचानक श्रीमती कार्टर का फ़ोन बज उठा। एवलिन हैंसन का फ़ोन था। एमिली के समय से पहले प्रसव की खबर सुनकर। उसे ढूंढो। श्रीमती कार्टर ने मेज पर जोर से हाथ पटका। अपने भाई को मेरे लिए यहाँ वापस लाओ। अगर एमिली और बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं उसे फिर कभी अपना बेटा नहीं मानूंगी। शहर के केंद्र में स्थित एक निजी बार में हैवी मेटल संगीत कानों को बुरी तरह से परेशान कर रहा था। कार्लोस सबसे अंदरूनी बूथ में बैठा था। उसकी विस्की सुनहरे रंग की लहरों में घूम रही थी। फे मैनर उसके सामने बैठी थी। बोलना तो चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। अपने फ़ोन से खेलते हुए बर्फ के टुकड़े चुभो रही थी। अचानक एक संदेश देखकर वह चौंक गई। मेरी बहन को मारिया का संदेश मिला है कि उसकी भाभी एमिली को आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया है। उसका समय से पहले प्रसव हो रहा है। गिलास को पकड़े हुए कार्लोस का हाथ अचानक जम गया और उसमें से सुनहरा तरल पदार्थ छलककर बाहर गिर गया, जो उसकी काली कमीज पर गहरे धब्बों के रूप में फैल गया। वह अचानक खड़ा हो गया और कुर्सी चीखते हुए पीछे की ओर गिर गई। कौन सा अस्पताल? उनकी आवाज़ कर्कश थी। फे मैनर भी खड़ी हो गई और कुर्सी की पीठ से कोट उठाते हुए बोली, और कौन सा? बेशक, ये ईस्टर्न हॉस्पिटल ही है। अध्याय 354। अध्याय 346। सांप को उसके बिल से बाहर निकालना। ईस्टर्न हॉस्पिटल के गलियारों में कीटाणुनाशक की गंध फैली हुई है। ऑपरेशन रूम के बाहर लगी लाल बत्ती काफ़ी देर पहले ही बुझ चुकी है और कई नर्सें जल्दबाजी में चिकित्सा उपकरण अंदर बाहर ले जा रही हैं। समय से पहले प्रसव कराने वाली गर्भवती महिला कहाँ है? सफ़ेद कोट और नीले मास्क पहने एक महिला डॉक्टर ने गुजर रही एक नर्स को रोका। उसकी आवाज़ शांत और भावहीन थी। नर्स ने अपने कदम नहीं रोके, बल्कि सहजता से जवाब दिया, अभी अभी जिसे लाया गया है वह कमरा नंबर 301 में है। महिला डॉक्टर ने सिर हिलाया, मुड़ी और कमरा नंबर 301 की ओर चल पड़ी। वार्ड का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर सन्नाटा था। अस्पताल के बिस्तर पर खिड़की के पास एमिली लेटी हुई थी। उसकी सांसें नियमित रूप से चल रही थीं, मानो वह प्रसव के बाद थकी हुई और सो रही हो। महिला डॉक्टर की आंखों में अचानक एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह धीरे से मुड़ी और बिस्तर के बगल में रखी अलमारी के पास वाले पालने को टकटकी लगाकर देखने लगी। उसके कदम हल्के होते गए और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। इस बच्चे के बिना देखते हैं कि तुम कार्लोस को कैसे संभालोगे। महिला डॉक्टर के मुख से दबी हुई आवाज़ में दुर्भावनापूर्ण शब्द निकले। सफ़ेद कोट की जेब में छिपा उसका हाथ अचानक बाहर निकला और उसकी हथेली में एक काली पिस्तौल मजबूती से जकड़ी हुई थी, जिसका मुंह स्थिर रूप से पालने की ओर थामे हुए था। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंची, उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। पालना खाली था, बच्चे की तो बात ही छोड़िए, उसे लपेटने वाले कपड़े का नामो निशान भी नहीं था। ये कैसे संभव है? महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से पर एक ठंडी सनसनी हुई, मानो किसी जमे हुए धातु के टुकड़े को छुआ हो। वह एक चाकू था। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? दी या? पीछे से एमिली की एक शांत आवाज़ आई, जिसके बाद एक तेज स्केलपेल ने महिला डॉक्टर के कान को हल्के से छुआ। उसके मुखौटे को बांधने वाली डोरी टूट गई और मुखौटा खट की आवाज़ के साथ जमीन पर गिर गया, जिससे एक युवा चेहरा सामने आया जो रेनी वाइट के चेहरे से हुबहू मिलता जुलता था। लेकिन इस चेहरे पर झिझक का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक भयंकर ठंडक थी। डी नाम की महिला के चेहरे पर क्षणिक आश्चर्य के भाव आए, लेकिन वह तुरंत शांत हो गई। उसकी तिरछी नज़र बिस्तर पर बैठी एमिली पर पड़ी और उसकी निगाह अभी भी उभरे हुए पेट पर टिक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने नाटक किया। तुमने समय से पहले प्रसव का बहाना बनाकर मुझे बाहर बुलाया। एमिली को जान से मारने के लिए भेजे गए हत्यारों के कई समूहों के हालिया प्रयास बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। उसे लगता था कि एमिली एक परजीवी लता है जिसे कार्लोस की ज़रूरत है। अप्रत्याशित रूप से वह इतनी अच्छी तरह से छिप गई थी। उसने शुरू में सोचा था कि यह समय से पहले जन्म समस्या की जड़ को खत्म करने का एक अवसर है, लेकिन इसके बजाय वह दूसरे के जाल में फंस गई।
स्केलपेल पकड़े हुए एमिली का हाथ चट्टान की तरह स्थिर था, उसकी आवाज़ में लंबे समय से दबी हुई ठंडी शांति थी। मुझे नहीं पता कि कार्लोस के साथ आपका क्या रिश्ता है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आपको मुझे और मेरे बच्चे को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। हत्या के कई प्रयासों ने उसे असहिष्णु बना दिया और वह निष्क्रिय रूप से बचने के बजाय सांप को उसके बिल से बाहर निकालने को प्राथमिकता देने लगी। डी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, सिर्फ एक स्केलपेल से। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आए। उसके कान के पास बालों की एक लट जमीन पर गिर गई, क्योंकि स्केलपेल की नोक लगभग उसके कान को छूते हुए निकल गई थी। उसी क्षण दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला और एवलिन हैंसन गर्म पानी लेकर अंदर आए। कमरे का दृश्य देखकर एमिली रेनी वाइट के सिर के पिछले हिस्से पर स्केलपेल रखे हुए थी और रेनी वाइट के हाथ में बंदूक थी। एवलिन डर के मारे चीख पड़ी, आह! इस चीख ने उनके टकराव को बाधित कर दिया। डी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नीचे झुककर बंदूक को घुमाया, जबकि एमिली ने लगभग उसी समय हरकत की, अपनी कलाई को झटका दिया और स्केलपेल को डी के गले की ओर बढ़ा दिया। कमरे में पल भर में अफरा तफरी मच गई। डी की बंदूक लगातार गोली चलाने का मौका तलाश रही थी, लेकिन एमिली के हाथ में मौजूद स्केलपेल ने उसे कसकर दबा रखा था, जो देखने में छोटा होने के बावजूद हर वार में तेज और घातक वार करता था। डी ने कई बार ट्रिगर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे लगातार ब्लेड से बचाव करना पड़ा। चीख! डी के हाथ में खून की एक गहरी लकीर बन गई थी। तेज दर्द के कारण उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं और हैंडगन जमीन पर गिर गई। डी के चेहरे पर अचानक बड़ा बदलाव आया, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वह प्रिजनर की शीर्ष हत्यारी थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे एक गर्भवती महिला द्वारा घेर लिया जाएगा। प्रतिद्वंद्वी के कौशल उससे कहीं बेहतर थे। मदद करो, एक हत्यारा है, एवलिन ने आखिरकार खुद को संभालते हुए चिल्लाकर कहा। गलियारे में तेज कदमों की आवाज गूंज उठी। श्रीमती कार्टर और मारिया कार्टर सबसे पहले पहुंची। कमरे के अंदर फैली अफरा तफरी देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। फे मैनर ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी मारिया, यहाँ खतरा है। लेकिन कार्लोस ने एक पल भी संकोच नहीं किया। सबको पीछे धकेलते हुए वह कमरे में घुस गया। ये दृश्य देखकर उसका दिल थम गया। एमिली के बाल बिखरे हुए थे, माथे पर पसीना टपक रहा था, चाकू पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, फिर भी वह लगातार डी को घूर रही थी। और रेनी वाइट जैसी दिखने वाली महिला, जिसके हाथ से खून टपक रहा था, एमिली को घृणा से घूर रही थी। दोनों हौंफ रही थी और हवा में तनावपूर्ण शत्रुता भरी हुई थी। एमिली! कार्लोस की आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह सुरक्षित है। फिर वह डी की ओर मुड़ी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, मानो जमने ही वाली हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे नहीं छुओगे। डी ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अचानक खिड़की की ओर छलांग लगाई, उसे तोड़कर भागने के इरादे से। एमिली ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्केलपेल फेंक दिया, जिसका ब्लेड डी की बांह को छूते हुए खिड़की के फ्रेम में गहराई से धंस गया। लगभग उसी समय कार्लोस दौड़कर आया, डी का पिछला कॉलर पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। भाई, ये यहाँ क्यों है? जल्दी पुलिस को बुलाओ! मारिया की आवाज़ चीख से गूंज रही थी। उसने जमीन पर पड़े कांपते हुए डी की ओर इशारा किया। जो बंदूक पहले जमीन पर गिरी थी, वह अभी भी ठंडी चमक रही थी, जिससे उसका दिल बेचैन हो गया। अध्याय 355, अध्याय 347, कार्लोस का पछतावा। ग्रेस पाकर तुम्हारी माँ है ना? डी ने स्पष्ट रूप से एक नाम का उच्चारण किया। इस समय स्केलपेल पकड़े हुए एमिली का हाथ थोड़ा कांप रहा था। इतने वर्षों के बाद जानबूझकर सील किए गए वे घाव अचानक खुल गए और उसकी माँ ग्रेस पाकर का नाम हमेशा उसके दिल में गहराई से दफन रहा था। उसके बगल में बैठी एवलिन हैंसन इतनी डरी हुई थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी और श्रीमती कार्टर का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। मारिया कार्टर पूरी तरह से स्तब्ध लग रही थी। जाहिर तौर पर वह ग्रेस पाकर नाम से अपरिचित थी। फे मैनर ने अपना फोन ऊपर उठाया हुआ था और उसकी निगाहें वहां मौजूद कुछ लोगों पर घूम रही थीं। केवल कार्लोस को ही महसूस हुआ कि अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी छाती को जकड़ लिया हो और घुटन का एक एहसास उस पर हावी हो गया। एक बेहद बुरी आशंका उसके रोंगटे खड़े कर देने लगी। एमिली ने अपनी माँ का जिक्र लगभग कभी नहीं किया था। उसने बस इतना सुना था कि एमिली के जूनियर हाई स्कूल में होने के दौरान उसकी माँ का निधन हो गया था। जहाँ तक मृत्यु के कारण की बात है, उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। लेकिन इस समय एमिली के अचानक तनावपूर्ण चेहरे को देखकर, डी के इशारे भरे शब्दों को सुनकर उसे अचानक कुछ बहुत ही भयावह बात का एहसास हुआ। डी ने एमिली की ओर देखा। उसके होंठों के कोने पर एक चंचल मुस्कान थी। ग्रेस पाकर, मुझे पहले बहुत यकीन नहीं था, लेकिन अभी जब हम अभ्यास कर रहे थे, तुम्हारा वह रिवर्स नाइफ एंगल और मेरे शूटिंग लाइन से बचने के लिए तुम्हारा फुटवर्क। वह रुकी। उसकी निगाहें एमिली की कांपती कलाई पर टिक गईं, मानो वह शिकार की प्रतिक्रिया को सराह रही हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस समय हुआ था जब उसे हताशा में धकेल दिया गया था। तो तुम उसकी बेटी हो? दुनिया कितनी छोटी है। एमिली की आवाज कर्कश थी। चाकू पर उसकी पकड़ इतनी कस गई थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। मेरी माँ की मौत के पीछे कौन था? डी हल्की सी हंसी। उसकी निगाहें अचानक कार्लोस की ओर मुड़ गईं। व्यंग्य भरे लहजे में बोली, तुम्हें अपने बगल वाले से पूछना चाहिए। आखिर उस साल प्रेसनेट नेटवर्क को संभालने वाला व्यक्ति तुम्हारा पति कार्लोस ही तो था। ओह, अब तो उसे तुम्हारा पूर्व पति होना चाहिए। बकवास! मारिया कार्टर सबसे पहले भड़क उठी और चिल्लाते हुए बोली, मेरा भाई प्रेसनेट से कैसे जुड़ा हो सकता है? श्रीमती कार्टर का चेहरा पीला पड़ गया। एमिली, उसकी बात पर विश्वास मत करो, वह फूट डालने की कोशिश कर रही है। डी ने उनकी अनदेखी करते हुए कार्लोस को टकटकी लगाकर देखा। उसकी निगाहों में जहरीली सुई जैसी गहराई थी। कार्लोस कभी प्रेसनेट का सदस्य था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हैं। कार्लोस की रीढ़ की हड्डी तंग गई थी। उसकी उंगलियां लगभग डी की बांह में धंस गई थी। उसकी आवाज भयावह रूप से शांत थी। चुप रहो। क्या तुम डरे हुए हो? डी और भी खुशी से हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें डर है कि उसे पता चल जाएगा कि उसके आदरणीय श्री कार्टर ही उसकी मां के हत्यारे हो सकते हैं?
एमिली ने अचानक कार्लोस की ओर देखा, उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास के भाव थे। कार्लोस, एमिली की आवाज़ पंख की तरह हल्की थी, क्या उसने जो कहा वह सच है? कार्लोस ने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया, दर्द, संघर्ष, फिर भी इनकार करने का कोई भाव नहीं। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन डी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बेशक वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। आखिर तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर वह मुझे भी, अपने रक्षक को, छोड़ सकता है ना? उसने अचानक जोर लगाकर कार्लोस की पकड़ से खुद को छुड़ाया और अजीबोगरीब हंसी हंसते हुए कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरी बातों को सच साबित कर सकता है। बोलते हुए उसने अपने लैब कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला और एक छोटी यूएसबी ड्राइव निकाली, उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए कहा, इसके अंदर कार्लोस के प्रेसनेट के लिए काम करने का रिकॉर्ड है, प्रेसनेट से भुगतान का रिकॉर्ड है। ये घटना ग्रेस पाकर की मृत्यु के समय से मेल खाती है। वार की हवा मानो जम सी गई हो। एमिली ने यूएसबी ड्राइव को देखा, फिर कार्लोस के पीले पड़े चेहरे को देखा, उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर से सारी ताकत खत्म हो रही है। उसके पेट में एक बार फिर तेज दर्द उठा, जिससे वह झुक गई और तुरंत ही उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। एमिली, कार्लोस के चेहरे का भाव एकदम बदल गया, अब उसे डी की परवाह नहीं थी, वह उसका सहारा लेने के लिए मुड़ गया। मुझे मत छुओ, एमिली ने अचानक उसका हाथ झटक दिया, उसकी आंखें सर्दियों की बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम प्रेसनेट के सदस्य हो? कार्लोस का कंठ 2 बार ऊपर नीचे हुआ, उसकी निगाहें एमिली के पीले चेहरे पर टिकी थीं, उसकी आंखों में केवल खंडित पीड़ा ही थी। वह बहुत देर तक चुप रहा, इतनी देर तक कि वार की हवा लगभग जम गई। आखिरकार उसने अपने दांतों से एक शब्द जबरदस्ती निकाला, हाँ। एमिली की पुतलियां अचानक ऐसे सिकुड़ गईं जैसे किसी अदृश्य हथौड़े से चोट लगी हो। स्केलपेल पकड़े हुए हाथ की शक्ति अब उसे संभाल नहीं पा रही थी और एक जोरदार आवाज के साथ वह जमीन पर गिर गया। विदेश जाने के शुरुआती वर्षों में कार्लोस की निगाहें शून्य की ओर चली गईं, मानो वह उस असहनीय अतीत को याद कर रहा हो। अपने पिता के साथ शीत युद्ध में सभी संपर्क तोड़ दिए, प्रेस्कॉट से एक पैसा भी लेने से इनकार कर दिया। बाद में मैंने एक स्थानीय गिरोह को नाराज कर दिया, एक गली में गिर गया। अचानक डी प्रकट हुआ, उसने फर्श पर पड़े डी की ओर ठंडी निगाहों से देखा। उसने मुझे इस शर्त पर बचाया कि मैं प्रेसनेट के लिए नेटवर्क सुरक्षा रखरखाव का काम करूं। मुझे उस समय प्रेसनेट की मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं सहमत हो गया। श्रीमती कार्टर सदमे से अपना मुंह ढक लेती हैं और उनकी आंखों से तुरंत आंसू बहने लगते हैं। उसे कभी पता नहीं था कि उसके बेटे ने विदेश में किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया था। उसके बेटे को एक बार इतनी निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था। वह अपने पति इवान पामर से नफरत करती थी, जिसने उसके बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया था। कार्लोस के प्रति उसकी क्रूरता लंबे समय से जीवन और मृत्यु की अवहेलना की हद तक पहुंच चुकी थी। एमिली की आवाज़ अनियंत्रित रूप से कांप रही थी, हर शब्द खून में सना हुआ लग रहा था। क्या मेरी माँ की मौत का आपसे वाकई कोई संबंध है? कार्लोस का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया, उसके होंठ हिले, लेकिन वह बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल सका। उन्होंने वास्तव में प्रेसनेट के हत्या के अभियानों में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था, लेकिन डी के हाथ में मौजूद यूएसबी ड्राइव झूठ नहीं बोलती थी और उस दौरान के स्थानांतरण रिकॉर्ड में संयोगवश ग्रेस पाकर से जुड़ी घटना का उल्लेख था। वह ये साबित नहीं कर सका कि उसकी तकनीक का इस्तेमाल उसे ट्रैक करने, उसका पता लगाने या खुद को इस घिनौने संबंध से मुक्त करने के लिए नहीं किया गया था। एमिली, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे छूना चाहता था, लेकिन वह घृणा से उससे दूर हट गई। मुझे फ़ोन मत करना। एमिली की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, फिर भी उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। कार्लोस, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उस समय तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि यह अनजाने में हुआ था। प्रेसनेट ने मेरी माँ को मारा था और तुम उनमें से एक हो। उसने गहरी सांस ली, मानो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक एक शब्द करके बोली, तुम मेरे दुश्मन हो। एमिली, कार्लोस घबरा गया, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहे दृढ़ संकल्प ने उसे वहीं रोक दिया। उस निगाह में घृणा नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण ठंडी निराशा थी, जो किसी भी घृणा से कहीं अधिक विचलित करने वाली थी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। एमिली ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, उसकी तरफ देखने से इनकार कर दिया, मानो एक और नज़र भी उसके लिए याद ना हो। श्रीमती कार्टर रोते हुए आगे बढ़ीं और बोली, एमिली, कार्टर परिवार को आपसे खेद है। मुझे आपकी माँ से खेद है। एमिली ने बीच में ही टोकते हुए आश्चर्यजनक रूप से शांत आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वह अचानक हौंफने लगी, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया, उसके माथे से ठंडा पसीना उसके गालों पर बहने लगा। उसने सहज रूप से अपना पेट पकड़ लिया, उसे केवल इतना महसूस हुआ कि एक गर्म तरल पदार्थ धीरे धीरे उसकी टांगों के बीच से बह रहा है। आह, खून! एवलिन हैंसन ने एमिली की पोशाक के किनारे की ओर इशारा करते हुए चीख मारी। अस्पताल का कमरा तुरंत ही अफरा तफरी में डूब गया। एमिली, कार्लोस का दिल जोर से धड़कने लगा, सारे मनमुटाव और सही गलत की भावनाएं धरी की धरी रह गईं, और वह आगे बढ़ा और उसे गोद में उठा लिया। एमिली ने संघर्ष किया, उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए वह उसे दरवाजे से बाहर ले जाने के लिए मजबूर हो गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। कार्लोस की आवाज़ में अभूतपूर्व घबराहट थी। एमिली को पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। एमिली, हिम्मत रखो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। एमिली उसकी छाती से टिक गई, होश में रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पेट में दर्द और भी तीव्र होता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी आंख के कोने से एक आंसू बह निकला। कार्लोस, हम इस स्थिति तक क्यों पहुंच गए? ऑपरेशन कक्ष की लाल बत्ती एक बार फिर जल उठी, इस बार पहले से कहीं अधिक तीक्ष्ण। कुछ घंटों बाद एक नर्स एक लिपटे हुए शिशु को गोद में लिए हुए बाहर निकली और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। बधाई हो, यह एक स्वस्थ बेटी है। कार्लोस ने बच्चे की ओर नहीं देखा। मारिया कार्टर ने उत्सुकता से बच्चे को गोद में ले लिया। उस झुर्रीदार छोटे चेहरे को देखकर उसका दिल खाली सा हो गया, आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसने पूछा, एमिली कहाँ है?
नस के चेहरे पर झिझक झलक रही थी। माँ अभी भी अंदर है, स्थिति काफी जटिल है, वह आपसे मिलना नहीं चाहती। ऑपरेशन कक्ष के अंदर सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने एक और बच्चे को गोद में लिया हुआ था। वह एक लड़का था, लड़की जितना स्वस्थ नहीं था, उसके फेफड़ों का विकास ठीक से नहीं हुआ था। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। एमिली की आवाज़ हल्की और कमज़ोर थी क्योंकि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। बेटी। एमिली की आंखों में आंसू आ गए। उसे दूसरे बच्चे पर दया आ रही थी, लेकिन वह अब कार्लोस प्रेस्कॉट का सामना करने को तैयार नहीं थी। मैं उसे इलाज के लिए सबसे अच्छे अस्पताल ले जाऊंगी। एमिली ने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी निगाहों में कोई भाव नहीं था। कार्लोस से कह दो कि अब से वही बेटी की रक्षा करेगा। मेरा और काटो परिवार का एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं है। वह एक पल रुकी और बोली, किसी को मत बताना कि मेरे 2 बच्चे थे। बस इस बच्चे का कभी जन्म ही न हो। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा माँ की बेटी के हत्यारे के साए में जिए, और न ही वह चाहती थी कि उसकी बेटी को पता चले कि उसकी माँ ने उसे त्याग दिया था। यही सबसे साफ तरीका था जो उसे सूझा। सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने उसकी दृढ़ निगाहों को देखा, ये जानते हुए कि कोई भी शब्द मददगार साबित नहीं होंगे। एवलिन हैंसन ने बच्ची एमिली को गोद में लिया हुआ था और सीनियर सिस्टर लॉन्ग के सहारे वे सुरक्षित निकास द्वार से ऑपरेशन रूम से बाहर निकल गईं। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा निकाल लिया गया हो। दर्द इतना असहनीय था कि दम घुट रहा था। वह जानती थी कि वह न केवल अपनी बेटी को बल्कि कार्लोस और प्रेस्कॉट परिवार के साथ अपने हर रिश्ते को त्याग रही है। अध्याय 356, अध्याय 348, उसका बदला लेना। ऑपरेशन रूम के दरवाजे के ऊपर लगी लाल बत्ती तेज चमक रही थी और गलियारे में कीटाणुनाशक की गंध इतनी घनी थी कि वह लगभग महसूस की जा सकती थी, जो चिंता के माहौल में घुल मिल गई थी। श्रीमती कार्टर ने बच्ची को गोद में लिया हुआ था, लेकिन उनकी निगाहें बार बार ऑपरेशन रूम के कसकर बंद दरवाजे की ओर जा रही थी, एक ऐसा दरवाजा जो बहुत लंबे समय से बंद था। मारिया कार्टर भी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? क्या भाभी किसी मुसीबत में फंस गई हैं? उसने श्रीमती कार्टर की बांह को इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। श्रीमती कार्टर बच्चे को गोद में लिए हुए तेजी से आगे बढ़ी और एक नस को रोक लिया। नस अंदर, गर्भवती महिला। वह नस सवाल सुनकर चौंक गई, फिर उसने हैरानी जताते हुए कहा, वह महिला? वह तो आधे घंटे पहले खुद ही चली गई, ये कहते हुए कि उसे कोई जरूरी काम है क्या? श्रीमती कार्टर को लगा जैसे दुनिया उनके चारों ओर घूम रही हो। अगर उनकी गोद में बच्चा न होता तो शायद वह अपना संतुलन खो बैठती। मारिया तो और भी ज्यादा अचंभित हो गई, मानो वहीं स्तब्ध खड़ी हो गई हो। असंभव, भाभी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वह भला कहाँ जा सकती है? इस अफरा तफरी के बीच फे मैनर ने कार्लोस को चुपचाप और स्थिर खड़े देखा। उसकी पीठ उनकी ओर थी, उसके कंधे एक खींचे हुए धनुष की तरह तनावग्रस्त थे, उसके चारों ओर हवा का दबाव इतना ठंडा था कि किसी को भी जमा कर मार सकता था। फे मैनर ने हिम्मत जुटाकर आगे कदम बढ़ाया। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी। मास्टर कार्टर, हमें इस महिला से कैसे निपटना चाहिए? वर्दी की बात कर रहा था, जिसे अंगरक्षकों ने काबू में कर रखा था, और उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव दिख रहा था। कार्लोस धीरे से मुड़ा। उसका चेहरा ठंडे पानी के गहरे अथाह कुंड की तरह शांत था, जिसमें भावनाओं का कोई निशान नहीं था। फिर भी यह शांति क्रोध से कहीं अधिक बेचैन करने वाली थी। इसे मेरे हवाले कर दो। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। उनकी निगाहें श्रीमती कार्टर की गोद में बैठे बच्चे पर पड़ी, फिर मारिया की लाल आंखों पर टिक गईं। बोलने से पहले उनका कंधा एक बार ऊपर उठा और उन्होंने श्रीमती कार्टर से कहा, माँ, आप पहले बच्चे का ख्याल रखिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने डी का हाथ पकड़ लिया और उसे इतनी ताकत से बाहर घसीट रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी हड्डियां कुचल देगा। डी उसे घसीटते हुए लड़खड़ा गया। वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसकी कलाई पर डी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी आवाज़ दब गई। दर्द से उसकी सांस फूल गई, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। गलियारे में मारिया ने अपने आंसू जोर से पोंछे और सिसकते हुए पूछा, माँ, क्या भाभी सच में चली गई हैं? क्या हमें किसी को उन्हें ढूंढने के लिए नहीं भेजना चाहिए? उन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उन्हें अभी अभी पता चला है। श्रीमती कार्टर ने अपने लपेटे हुए कपड़ों में लिपटी नन्ही सी जान को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया और असीम अपराधबोध और लाचारी से भरी एक कोमलाह भरी, उसे जाने दो। उसकी आवाज़ भारी थी। हमारे कार्टर परिवार पर उसका बहुत एहसान है। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि इस बच्ची की अच्छी परवरिश करें। उसकी गोद में बैठी नन्ही बच्ची बड़ों की भावनाओं को भांपती हुई प्रतीत हुई। उसका छोटा सा मुंह हिला और उसने दूध की एक हल्की सी डकार ली। समय से पहले जन्मी होने के बावजूद उसके चेहरे के भाव सुगठित थे। उसकी बंद आंखें लंबी पलकों से ढकी थीं, मानो सुबह की ओस से भीगी तितली के पंख हो। उसकी छोटी सी नाक नाजुक और ऊपर उठी हुई थी, जिसकी नोक पर हल्का गुलाबी रंग था। उसके गुलाबी होंठ एक छोटे से चाप में सिकुड़े हुए थे, मानो वह कोई मीठा सपना देख रही हो। दूध पीते समय उसके गालों पर लगे दूध के दाग अभी तक साफ नहीं हुए थे। वे एक चमकदार मोती की तरह दिख रहे थे, जो उसकी कोमल त्वचा को और भी निखार रहे थे, मानो वह नमी से लबालब भरी हो। श्रीमती कार्टर का हृदय पल भर में पिघल गया। उनकी उंगली ने बच्चे के कोमल चेहरे को धीरे से छुआ, जो बादल की तरह कोमल था। चलिए, उसका नाम एवलिन प्रेस्कॉट रख देते हैं। श्रीमती कार्टर अपने आंसू नहीं रोक सकी, जो बच्चे के कपड़े पर बहने लगे। सूर्यास्त। एवलिन, आशा करती हूँ कि उसके आने वाले दिन सूर्यास्त की तरह स्थिर और गर्म होंगे। उसने गलियारे के अंत की ओर देखा। उसके दिल में एक पूर्वाभास सा घर कर गया था। एमिली, वह निश्चित रूप से वापस आएगी। पार्किंग स्थल की रात में बहने वाली ठंडी धातुई हवा ने कार्लोस को घेर लिया। जब वह डी को घसीट रहा था, उसकी कलाई उसकी पकड़ से बुरी तरह दुख रही थी, और बोलने के उसके कई प्रयास उसके चारों ओर मौजूद स्पष्ट रूप से घातक आभा में दब गए। जब उसे बिना किसी औपचारिकता के यात्री सीट पर ठूंस दिया गया और दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, तभी उसने सांस लेने की हिम्मत की, और तभी उसकी नज़रें उसकी ठंडी निगाहों से मिलीं।
इंजन एक कर्कश गर्जना के साथ दहाड़ा, टायर जमीन पर तेजी से घिसटते हुए निकले और कार धनुष से छोड़े गए तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। डी ने हैंडल को कसकर पकड़ रखा था, उसका पेट मरोड़ रहा था। खिड़की के बाहर की रोशनी तेजी से धुंधली लकीरों में तब्दील होती जा रही थी, जैसे जैसे शोर दूर होता जा रहा था। कुछ समय बाद कार अंततः खरपतवारों से भरे एक सुनसान खेत में रुक गई। बाहर निकलो, कार्लोस की आवाज में जरा भी स्नेह नहीं था। इससे पहले कि डी कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया गया और वह ठंडी जमीन पर जोर से गिर पड़ी। कंकड़ उसकी पीठ में चुभ रहे थे, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की और ऊपर देखा तो कार्लोस के हाथ में बंदूक थी, जिसका काला मुंह सीधे उसकी ओर था। कार्लोस, क्या तुम पागल हो गए हो? डी की आवाज अचानक तेज हो गई, जिसमें डर और अविश्वास झलक रहा था। क्या तुम भूल गए हो कि जब तुम्हें पीट पीट कर मार डाला जा रहा था, तब तुम्हें किसने बचाया था? मेरे बिना तुम कब के किसी अनजान गली में कीचड़ का ढेर बन गए होते। कार्लोस ने उसकी ओर नीचे देखा, उसके होठों के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बंदूक को कसकर पकड़ने से उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। तुम्हारा रक्षक, उसने कठोर स्वर में उपहास किया। उसकी आवाज में निर्मम गंभीरता थी। मैंने हमेशा तुम्हारी बहन रेनी वाइट का ख्याल रखा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे किसी चीज की कमी न हो। वह कर्ज तो बहुत पहले चुका दिया गया है। और क्या तुमने सचमुच मुझे बचाया? डी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। तुमने क्या खोजा है? क्या पता चला? कार्लोस करीब आया, बंदूक लगभग उसके माथे पर थी, जिससे वह बार बार पीछे हटने को मजबूर हो रही थी। कि तुमने उस समय सब कुछ रचा था, कि उन्होंने ठीक मेरी कमजोरियों का पता लगाया, हर बार तब प्रकट हुए जब मैं सबसे ज्यादा असुरक्षित थी। या ये कि प्रिस्नेट को एक कंप्यूटर विशेषज्ञ की जरूरत थी और तुमने मुझे अपने खेल में फंसाने के लिए इतने घिनौने तरीके अपनाए। डी पूरी तरह से घबरा गई थी, उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया। प्रिस्नेट तुम्हें वह सब कुछ दे सकता था जो तुम चाहते थे। क्या यह मेरे अपने भले के लिए था? कार्लोस की आंखें जमी हुई सर्दियों की झील की तरह ठंडी थीं। मुझे प्रिस्नेट के संसाधनों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस दिखावे में हिस्सा लिया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे मार नहीं सकते। कार्लोस, मैं तुम्हारा। चुप रहो, कार्लोस ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। उसकी निगाहों में कोई भाव नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें पहले इसलिए बेनकाब नहीं किया क्योंकि मुझे अभी भी प्रिस्नेट का इस्तेमाल करना था? डी ने देखा कि उसकी उंगली ट्रिगर पर धीरे धीरे कसती जा रही है और वह चीखते हुए आगे की ओर झपटा। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। विशाल ग्रामीण इलाके में गोली की आवाज गूंजी, धीमी और दृढ़। आह! डी ने दिल दहला देने वाली चीख मारी, अपने लटके हुए दाहिने हाथ को देखते हुए, जिसकी कलाई से खून बह रहा था। जिस हाथ ने अनगिनत लोगों को मारा था, वह बेजान लटका हुआ था, कोई ताकत जुटाने में असमर्थ। इससे पहले कि वह संभल पाती, एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसके बाएं हाथ की कलाई में भी वैसा ही असहनीय दर्द हुआ और जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, वह लगभग बेहोश हो गई। वह जमीन पर लेटी हुई थी, अपने दोनों क्षतिग्रस्त हाथों को देख रही थी। खून के साथ मिले आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज कर्कश और अस्पष्ट थी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि प्रिस्नेट तुमसे बदला लेंगे? कार्लोस ने बंदूक फेंक दी और अपनी जेब से एक कपड़ा निकालकर अपनी उंगलियों को सावधानीपूर्वक पोंछा, मानो वह खुद को किसी गंदगी से साफ कर रहा हो। इस बार को मिलाकर आप 2 बार असफल हो चुके हैं। प्रिस्नेट मुझ जैसे हैकर विशेषज्ञ को नाराज नहीं करेगा, जो एक ऐसी हत्यारी के बदले में शक्तिशाली तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है जिसकी अहमियत कम हो चुकी है। धोखे से लथपथ उन हाथों को शुद्ध करने के लिए नष्ट करना आवश्यक था। जमीन पर दर्द से कराह रहे डी की ओर देखे बिना वह मुड़ा और कार की ओर चल पड़ा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो तुम्हारे हाथों को अपन करना इतना आसान नहीं होगा। कार की बत्तियां एक बार फिर जल उठीं, उनकी तीखी रोशनी डी के पीले पड़े चेहरे पर पड़ी। इंजन की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, रात के अंधेरे में गायब हो गई और केवल डी की घृणा भरी चीखें ही जंगल में अंतहीन रूप से गूंजती रहीं। अध्याय 357, एमिली पार्कर का सपना। उस रात के बाद एमिली पार्कर मानो हवा में गायब हो गई, सबकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गई। श्रीमती कार्टर इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और तुरंत एवलिन हैंसन के पास गईं। एवलिन, तुम्हें पता होना चाहिए कि एमिली कहाँ है ना? उसे बताओ, चाहे जो भी बात हो, हम मिलकर सुलझा लेंगे। कार्टर परिवार उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। श्रीमती कार्टर के स्वर में एक दबी हुई, लगभग अगोचर विनती थी। एवलिन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उदासीनता से उन पर एक नजर डाली। श्रीमती कार्टर, अब ये सब कहने का क्या फायदा? क्या आपको पता नहीं कि कार्लोस ने एमिली के साथ कैसा बर्ताव किया? उसने उसका दिल तोड़ दिया और अब जब वह चली गई है तो आप उसे फिर से पाना चाहती हैं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी आसान नहीं है। हाँ, कार्टर परिवार ने ही उसके साथ अन्याय किया था। मेरे बेटे की सही परवरिश न करने की गलती मेरी ही थी। श्रीमती कार्टर की आवाज़ धीमी हो गई, उसमें अपराधबोध झलक रहा था। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप हमारे परिवार को सुधार करने का मौका देंगे? छोटी ईव को भी अपनी माँ की जरूरत है। क्षमा, एवलिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। एमिली ने कार्टर परिवार से कभी कोई क्षतिपूर्ति नहीं चाही। वह बस एक घर चाहती थी। कार्लोस ही वह व्यक्ति था जिसने बार बार उसे विकट परिस्थितियों में धकेल दिया। अब वह चली गई है, वह कार्टर परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती, यह उसकी पसंद है, अब उस पर कोई दबाव न डालें। एवलिन का रुख दृढ़ था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। श्रीमती कार्टर को निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर वे सीनियर सिस्टर लॉन के पास गईं और अंत में मास्टर लोवे से भी मिलीं। फिर भी उसे जो जवाब मिले वे सभी एक जैसे थे। एमिली पहले ही विदेश जा चुकी थी और इस बात पर अड़ी थी कि वह कार्टर परिवार के साथ फिर कभी कोई संबंध नहीं रखना चाहती। इस परिणाम का सामना करते हुए कार्लोस चुप रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया और न ही कोई व्याकुलता दिखाई, मानो एमिली का जाना झील पर बहने वाली एक हल्की हवा के समान था, जो शांत होने से पहले कुछ क्षणिक लहरें पैदा करती है।
दूसरी ओर श्रीमती कार्टर ने इवान पामर को तलाक का प्रस्ताव दिया। वह इस पहले से ही तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन से पूरी तरह से निराश थी, लेकिन इवान ने अचानक अपना मन बदल लिया और हठपूर्वक पीछे हटने से इनकार कर दिया, जिससे तलाक की प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से 5 साल तक खींचती चली गई। 5 साल बाद आधी रात के सन्नाटे में एमिली अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठी। उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी, ठंडा पसीना उसके माथे से बह रहा था, जिससे उसकी कनपटी के बाल भीग गए थे। सपने के दृश्य अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। कई नकाबपोश लोगों से घिरी एक छोटी बच्ची जिसने गुलाबी राजकुमारी की पोशाक पहनी हुई थी। उसका पीला चेहरा उसके बेटे आरोन के चेहरे की तरह ही चीनी मिट्टी जैसी चमक से दमक रहा था। आरोन जैसी लंबी पलकें अब आंसुओं से भीगी हुई थी, उसकी छोटी सी नाक सिसक रही थी और रोने के कारण उसके गुलाबी होंठ थोड़े सूजे हुए थे। वह स्पष्ट रूप से 7 या 8 गुना हद तक हारून से मिलती जुलती थी, बस उसकी भौहों के बीच थोड़ी अधिक हठधर्मिता थी। वह उसकी बेटी थी, लिटिल ईव। माँ, मुझे बचाओ। नन्ही ईव की चीखें दिल दहला देने वाली थी। उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह छटपटा रहा था, फिर भी अपहरणकर्ता ने उसे बेरहमी से पकड़ रखा था। चिल्लाओ, जितना हो सके उतना चिल्लाओ। अपहरणकर्ताओं का सरदार उसे वैन की ओर घसीटते हुए भयावह ढंग से हंसा। तुम्हारी माँ अब तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हारे जैसी अवांछित बच्ची को कौन बचाएगा? मेरी एक माँ है, मेरी माँ आएगी। छोटी ईव रोई, लेकिन जैसे जैसे उसे जबरदस्ती अंधेरे डिब्बे में ठूंस दिया गया, उसकी आवाज़ कमजोर होती गई। माँ। पलंग के पास एक बच्चे की कोमल आवाज़ सुनाई दी, जिसमें नींद से भरी उलझन का हल्का सा आभास था। एमिली ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका बेटा आरोन बिस्तर के किनारे को पकड़े हुए है। उसका छोटा सा शरीर ढीले पजामे में लिपटा हुआ है, जो एक डरे हुए छोटे जानवर जैसा लग रहा है। वह छोटा बच्चा लगभग 4 या 5 साल का लग रहा था। उसकी त्वचा उत्तम चीनी मिट्टी की तरह सफ़ेद थी, गाल स्वस्थ गुलाबी रंग से भरे हुए थे, लंबी पलकें अभी भी आंसुओं की बूंदों की तरह लटक रही थी, एक छोटी नाक, गुलाबी होंठ, निस्संदेह एक नाजुक और प्यारा सा छोटा लड़का। छोटी ईव का जन्म समय से पहले 7 महीने में हो गया था। वह अक्सर अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में अधिक कमजोर होती थी और थोड़ी झिझक के साथ धीरे से बोलती थी। एरोन, तुम जाग क्यों गए? एमिली ने अपने गले में अटकी हुई गांठ को रोकते हुए उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। बच्चे की पीठ की गर्माहट ने आखिरकार उसके दिल को कुछ शांति प्रदान की। आरोन ने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया, गोलमटोल उंगलियों से हल्के से उसके माथे को पोंछा और चिंता से भरी आवाज में बोला, माँ, आप अभी बहुत जोर से चिल्ला रही थी। क्या आपको कोई बुरा सपना आया था? उसका छोटा सा हाथ धीरे से उसकी पीठ पर थपथपा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वह सामान्य दिनों में उसे दिलासा देती थी। आरोन को अंधेरे से डर नहीं लगता, माँ को भी नहीं लगना चाहिए। एमिली की नाक में झुंझुनी सी महसूस हुई और उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। इन 5 सालों में उसने एक परदेश में एरोन पर ही भरोसा किया है। वह बच्चा ही उसका एकमात्र सहारा और आगे बढ़ने की प्रेरणा रहा है। उसने उसकी सेहत की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया था और हालांकि उसके रंग रूप में काफी सुधार हुआ था, फिर भी उसे आखिरी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जाइलोस की किंवदंती एक चमत्कारी प्राचीन नुस्खे के बारे में बताती है जो उसकी जन्मजात कमी को दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे जाइलोस लौटना होगा, जिस धरती ने उसे जन्म दिया और पाला पोसा। माँ ठीक है, उसने अपने बेटे के मुलायम बालों को चूमते हुए अत्यंत कोमल स्वर में कहा, यह बस एक बुरा सपना था। आरोन ने अपनी साफ आंखों को झपकाया, अपने छोटे हाथों से गंभीरता से उसका चेहरा थामे हुए बोला, माँ ने एक बार कहा था, जागने के बाद बुरे सपने मायने नहीं रखते। क्या आरोन माँ के साथ सो सकता है? ठीक है। अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखकर एमिली का दिल मानो गर्म पानी में भीग गया हो, कोमल और नर्म। फिर भी सपने में लिटिल ईव की हताश निगाहें एक बार फिर उभर आईं, एक बढ़ती हुई बेचैनी जो बेकाबू होकर फैलती लताओं की तरह थी। ईव उसकी बेटी थी, भले ही उसने उसे 5 साल से नहीं देखा था, लेकिन खून का रिश्ता कभी टूटा नहीं था। उस समय अपनी बेटी को कार्टर परिवार के साथ छोड़ने के लिए अपने दिल को कठोर करने के बावजूद इन 5 वर्षों के दौरान एमिली ने वास्तव में कभी भी ईव को जाने नहीं दिया था। उसने एवलिन और अन्य लोगों को गुप्त रूप से बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा। कुछ दिनों के अंतराल पर ईव के बारे में अपडेट और तस्वीरें समय पर आती रहती थीं। जब वह लड़खड़ाते हुए खिलौनों की ओर बढ़ती थी, तब से लेकर जब वह बोलना सीख रही थी, तब तक वह स्पष्ट रूप से डैडी और दादी कहकर पुकारती थी। पहली बार उत्साह से बैग लेकर किंडरगार्टन में जाने वाली नन्ही बच्ची से लेकर कागज पर परिवार को दर्शाने वाली सरल आकृतियां बनाने तक, उसने अपने विकास के हर छोटे से अंश को अपने फोन में सहेज कर रखा। रात में लगातार पन्ने पलटते हुए उसकी उंगलियां उन तस्वीरों पर फिर जाती थी जहां उसकी बेटी और आरोन की एक जैसी भौहें और आंखें उसकी नाक में जलन पैदा कर देती थीं। उसने हल्के से आरोन के बालों को सहलाया, उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। शायद अब लौटने का समय आ गया है, हारून की बीमारी के लिए और ये देखने के लिए कि ईव ठीक है। एक बार यह विचार मन में बैठ गया तो इसे दबाना असंभव हो गया। एमिली ने गहरी सांस ली और अपने बेटे के माथे पर चुंबन किया। ठीक है, आरोन माँ के साथ सोएगा। सूरज उगने पर माँ तुम्हें कहीं ले जाएगी। आरोन ने समझदारी से सिर हिलाया, उसका छोटा सा सिर उसकी बाहों में धंस गया और वह नियमित सांसों के बीच जल्दी से सो गया। हालांकि एमिली आंखें फाड़कर छत को घूरती रही जब तक कि आकाश में उजाला नहीं हो गया। उसकी आंखों में मौजूद झिझक धीरे धीरे दृढ़ संकल्प में बदल गई। घर लौटकर अपने बेटे को ठीक करने वाला प्राचीन नुस्खा ढूंढकर अपनी बेटी से मिल सके। अगर वह सिर्फ दूर से ही एक नज़र डाल ले तो भी उसके लिए काफ़ी होगा। अध्याय 358, अध्याय 350, माँ और बेटी का पुनर्मिलन। जून के महीने में जायलोस में हवा में भी एक तरह की तात्कालिकता का भाव होता था, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में स्थित रिवेनवुड कब्रिस्तान किसी दूसरी दुनिया जैसा प्रतीत होता था, जो घनी हरियाली से घिरा हुआ था और वहां से एक दुर्लभ और ताजगी भरी ठंडक निकल रही थी। इस मौसम में किंगमिंग उत्सव बहुत पहले ही बीत चुका था और भूत उत्सव अभी दूर था। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभार चलने वाली हवा से कुछ सूखे पत्ते हिल रहे थे, जिससे वह और भी सुनसान लग रहा था।
एमिली पार्कर ने करीने से सिले हुए काले रेशमी कपड़े पहने थे, जिसके कॉलर पर एक छोटा मोती का ब्रोच लगा हुआ था। उसने अपनी बाहों में सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता पकड़ रखा था। उनके बगल में उनका बेटा आरोन यार्डली भी काले रंग के कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसने अधिक जीवंत दिखने वाली छोटी आस्तीन वाली काली टी शर्ट और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहने हुए थे और पैरों में सफ़ेद स्नीकर्स थे। उन्होंने बच्चों का चश्मा पहन रखा था और लेंस के पीछे उनकी आंखें उत्सुकता से इस शांत जगह का अवलोकन कर रही थीं। एमिली एक अच्छी तरह से संरक्षित समाधि पत्थर के पास रुक गई। उस पर लगी तस्वीर पुरानी थी लेकिन बेहद साफ सुथरी थी। तस्वीर में दिख रही महिला मुस्कुरा रही थी। उसकी बाहें एमिली की बाहों से मिलती जुलती थीं, हालांकि थोड़ी उदासीन थीं। वह नीचे बैठ गई और सावधानीपूर्वक गार्डेनिया के फूलों को समाधि के पत्थर के सामने रख दिया। उसकी उंगलियां ठंडे पत्थर को छू गईं और उसने धीरे से कहा, माँ, मैं वापस आ गई हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। विदेश में बिताए इन वर्षों में छोटे आरोन की देखभाल करने में व्यस्त, एक नए जीवन के अनुकूल होने में व्यस्त, वह अपनी माँ की कब्र पर एक बार भी झाड़ू लगाने के लिए समय नहीं निकाल पाए। उसने शुरू में सोचा था कि समाधि के सामने का इलाका झाड़ियों से भरा होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह न केवल साफ था बल्कि पत्थर पर लिखावट भी हाल ही में मिटाई गई प्रतीत हो रही थी, जो निश्चित रूप से एवलिन हैंसन का काम था। इस अचानक वापसी के बारे में उसे सूचित करने का मौका भी नहीं मिला। यह एवलिन के लिए एक सुखद आश्चर्य होगा। माँ, क्या ये दादी हैं? आरोन ने अपना चश्मा उतारा, जिससे उसकी आंखें दिखाई दी, जो एमिली की आंखों की हूबहू प्रतिकृति थी, साफ और चमकदार। उसने तस्वीर में दिख रही महिला को देखा। हालांकि वह उसे पहली बार देख रहा था, फिर भी उसे अकारण ही उससे एक आत्मीयता का एहसास हुआ। उसका छोटा हाथ अनजाने में तस्वीर को छूना चाहता था, लेकिन बीच में ही रुक गया और उसने अपनी आंखों में थोड़ी अनिश्चितता लिए एमिली की ओर देखा। एमिली ने अपने बेटे का छोटा सा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने उसके दिल को कुछ हद तक सुकून दिया। जी हाँ, ये दादी हैं। माँ और बेटा कुछ देर तक समाधि के सामने खड़े रहे। एमिली धीरे धीरे बीते कुछ वर्षों के जीवन के किस्से सुनाती रही और आरोन उसकी नकल करते हुए दादी के साथ अपने बचपन की कहानियां साझा करता रहा, जब तक कि सूरज धीरे धीरे ऊपर नहीं चढ़ गया और वे जाने की तैयारी करने लगे। एमिली एरोन को उठाने के लिए झुकी। नन्हे बच्चे ने स्वाभाविक रूप से अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तभी एमिली के कदम रुक गए। उसकी सुनने की क्षमता हमेशा से ही दूसरों से कहीं अधिक तीव्र थी। शांत कब्रिस्तान में दूर से कुछ भारी कदमों की आहट सुनाई दी और आवाज से ऐसा लग रहा था कि वे इसी दिशा में आ रहे हैं। कोई आ रहा है। एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके दिल में एक अजीब सी सावधानी की भावना पैदा हो गई। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया और एरोन को अपनी बाहों में लेकर तेजी से पास की एक घनी झाड़ी में चली गई। यहाँ की झाड़ियाँ लगभग एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई तक बढ़ती थीं, जिनकी शाखाएं और पत्तियां आपस में इस प्रकार लिपटी होती थीं कि वे उनके शरीर को पूरी तरह से ढक लेती थीं। अपनी माँ के अचानक इस कदम से आरोन अचंभित रह गया। वह कुछ पूछने ही वाला था कि एमिली ने उसे एक नज़र से रोक दिया, जिससे वह चुपचाप उसके कंधे से टिक कर लेट गया और पत्तियों के बीच से झांकने लगा। कुछ ही देर में एक दादी और पोती की आकृतियां दिखाई देने लगीं। सबसे आगे एक महिला थी, जिसने सुरुचिपूर्ण ग्रे रंग की चौंगसम पहनी हुई थी, जो गरिमा में और शालीन लग रही थी। वह श्रीमती कार्टर थी। उसने करीब 4 या 5 साल की एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ रखा था, जिसने एक मुलायम सफ़ेद राजकुमारी पोशाक पहन रखी थी, जिसके निचले हिस्से पर बारीक मोती और लेस की किनारी से ली हुई थी, और वह उड़ती हुई तितली की तरह दौड़ रही थी। वह छोटी बच्ची गोल-मटोल थी। उसके गाल फूले हुए थे। वह आटे की एक छोटी सी लोई जैसी दिखती थी, जिसे देखकर किसी का भी मन करता था कि उसे चुटकी काट ले। उसके हाथ में भी सफ़ेद लिली का गुलदस्ता था। दादी, आप मुझे दादी से दोबारा मिलने लाई थीं। छोटी बच्ची की आवाज़ कोमल और मीठी थी, मानो वह उस इलाके से परिचित हो। वह छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ी, लेकिन श्रीमती कार्टर ने उसे धीरे से रोक लिया। जब से उसने चलना शुरू किया था, श्रीमती कार्टर अक्सर उसे यहाँ लाती थी, ये कहते हुए कि वह एक पुरानी दोस्त से मिलने आई है, जिसे वह दादी कहती थी। श्रीमती कार्टर समाधि के पत्थर तक पहुंची और तुरंत ही उन्हें ताजे फूलों का गुलदस्ता दिखाई दिया। वह थोड़ी देर रुकी, फिर चारों ओर देखा। उसकी निगाहें आसपास के पेड़ों और कब्रों पर टिकी रहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई दिखाई नहीं दिया। श्रीमती कार्टर के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलकने लगी। पिछले कुछ वर्षों में वह लगभग हर महीने यहाँ आती थी, जिसका एक कारण ग्रेस पार्कर से बातचीत करना भी था। दूसरी ओर थोड़ी सी उम्मीद भी थी, इस उम्मीद के साथ कि शायद एमिली से यही मुलाकात हो जाए। उस समय जो कुछ हुआ था, उसके लिए वह एमिली और ग्रेस के प्रति अपराधबोध से ग्रस्त थी। यह अपराधबोध उसके दिल पर पत्थर की तरह भारी था, जिससे उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन 5 साल बीत गए और वह एमिली से कभी नहीं मिली। श्रीमती कार्टर ने आह भरी और अपने साथ लाए फलों और नाश्ते को एक एक करके समाधि के सामने रखते हुए किसी पुराने दोस्त की तरह बातें करने लगी। ग्रेस, मैं तुमसे दोबारा मिलने आई हूँ। क्लारा बड़ी हो रही है और भी शरारती होती जा रही है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। कार्टर परिवार में सालों से बहुत कुछ होता रहा था, उतार चढ़ाव, उनके बीच कड़वाहट और खुशी। उसके पास अपनी भड़ास निकालने की कोई जगह नहीं थी, न ही वह बाहरी लोगों से इस बारे में बात करना चाहती थी। इसके बजाय उसे यहाँ ग्रेस के साथ बातचीत करने में ज्यादा सुकून मिलता था। श्रीमती कार्टर अक्सर आती जाती रहती थी, लेकिन अगर वह कुछ समय तक नहीं आती थी तो उन्हें एक खालीपन और बेचैनी महसूस होती थी। क्लारा थोड़ी देर तक बगल में खड़ी रही, अपनी दादी की बातें सुनती रही। उसे थोड़ी ऊब महसूस हो रही थी। उसने अपने गोल मटोल छोटे पैर ऊपर उठाए और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगी। उसकी निगाह जल्द ही उस झाड़ी पर पड़ी जहां एमिली छिपी हुई थी। वह झाड़ी बाकी जगहों की तुलना में अधिक घनी लग रही थी। वह श्रीमती कार्टर की पकड़ से छूटकर धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। एमिली बच्चे को करीब आते हुए देखती रही। उसका दिल घबराकर गले तक आ गया। वह चिंतित और बेचैन थी। उसने सहज ही एरोन को और कसकर पकड़ लिया, अपनी सांस रोक ली और एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की।
ये बच्ची सचमुच बहुत सुंदर है। एमिली मन ही मन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। क्लारा की आंखें बड़ी और गोल थीं, दो काले अंगूरों की तरह। उसका मुंह स्वाभाविक रूप से ऊपर उठा हुआ था, मानो वह हमेशा मुस्कुरा रही हो। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात उसकी बाहें, भावभंगिमा, शरीर की बनावट थी, जो कैलिब प्रेस्कॉट से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती थी। वह आदमी जिसे वह अपनी स्मृति में लंबे समय से दफन मान रही थी, यहाँ तक कि थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने की छोटी सी आदत भी उससे मिलती जुलती थी। इतनी कम उम्र में ही खूबसूरती के लक्षण दिखने लगे हैं। एमिली के दिल में एक तीव्र पीड़ा महसूस हुई, जो खटास और एक अकथनीय उलझन से भरी हुई थी। वह क्लारा के कदमों को ध्यान से देखती रही, दुविधा में थी। बच्ची को और स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी, फिर भी प्रार्थना कर रही थी कि वह उसके पास न आए। शाखाओं के कारण उसका अधिकांश दृश्य अवरुद्ध था, लेकिन वह फिर भी बच्चे को पास आते हुए स्पष्ट रूप से देख सकती थी। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा गोलमटोल हाथ एक चौड़े पत्ते को छूने के लिए बढ़ा। शीर्षक 359, अध्याय 351, अपहरण। छोटी ईव अभी उन पर पड़े पत्तों को हटाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक चीख सुनाई दी। पूर्व संध्या। ये श्रीमती कार्टर की आवाज़ थी। श्रीमती कार्टर ने अपनी प्रार्थना पूरी कर ली थी। पीछे मुड़कर देखा तो उनकी पोती गायब थी और उन्होंने घबराकर आवाज़ लगाई। जैसे ही छोटी ईव ने अपनी दादी की आवाज़ सुनी, वह तुरंत रुक गई और अपने गोलमटोल छोटे पैरों से धड़धड़ाते हुए श्रीमती कार्टर की ओर दौड़ पड़ी। एमिली पार्कर ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक दिखाई दी। उसकी आंखें उस छोटी सी आकृति को टकटकी लगाकर देख रही थीं। माँ, क्या वो अभी मेरी बहन थी? हम उससे मिलने क्यों नहीं गए? नन्हा आरोन अपना सिर घुमाकर उस दिशा में देखने लगा जिधर वह छोटी लड़की गई थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसकी बहन भी उतनी ही प्यारी थी जितना वह खुद था। एमिली ने अपने बेटे की ओर देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन वह शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने छोटे बेटे को अपने और कार्लोस के बीच के जटिल और उलझे हुए विवादों को कैसे समझाए। तलाक के बाद से उसने जानबूझकर कार्लोस के बारे में सभी खबरों को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि वह उस अतीत को फिर से छूना नहीं चाहती थी। उसका बेटा बहुत होशियार था। वह नहीं चाहती थी कि वह इतनी कम उम्र में ही इन विवादों में उलझ जाए, जिससे अनावश्यक परेशानियां बढ़ जाएं। एमिली ने अपने नन्हे बच्चे के मुलायम बालों को धीरे से सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। नन्हे आरोन ने अपनी गोल गोल आंखें झपकाईं, मानो अपनी माँ की दुविधा को भांपते हुए। उसने समझदारी से आगे कोई सवाल नहीं पूछा और बस अपनी माँ का हाथ और कसकर पकड़ लिया। जितनी देर मैंने बात की, उतनी देर में आकाश में बादल ऐसे गहरे हो गए मानो उन पर स्याही के धब्बे पड़ गए हों। वे भारी दबाव बना रहे थे, जिससे हवा घुटन भरी और असहनीय हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने ही वाली है। एमिली छोटे आरोन का हाथ पकड़े हुए मोहेवन कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकली ही थी कि अचानक ब्रेक की एक तीखी, कर्कश आवाज ने उनके चारों ओर के सन्नाटे को चीर दिया। एमिली की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी निगाहें तुरंत सड़क किनारे खड़ी कई काली कारों पर टिक गईं। उनमें से एक की नंबर प्लेट 494 पर समाप्त हो रही थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपने में अपहरणकर्ता की गाड़ी की नंबर प्लेट थी। पल भर में एमिली के पैरों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक एक से हरन दौड़ गई। माँ! अचानक हुई इस आवाज़ से छोटा आरोन चौंक गया और उसने उलझन में अपनी माँ की ओर देखा तो पाया कि उसकी उंगलियां अचानक कस गई थीं, जिससे दबाव के कारण उसे हल्का दर्द हो रहा था। एमिली की निगाहें उन कारों पर टिकी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि कार्टर परिवार के 4 अंगरक्षक काले कपड़े पहने कई पुरुषों के साथ उलझे हुए थे, जबकि श्रीमती कार्टर अपनी बाहों में छोटी ईव को लिए हुए घबराकर कार से नीचे उतरी। तभी अचानक एक और काली कार उनके सामने आकर रुक गई। 2 लंबे कद के आदमी तेजी से पास आए और घबराई हुई श्रीमती कार्टर को पकड़ लिया। छोटी ईव की चीखों और छटपटाहट को अनसुना करते हुए उन्होंने बच्ची को जबरदस्ती कार में धकेल दिया। आरोन, मम्मी की बात सुनो। एमिली अचानक नीचे झुक गई। उसकी आवाज़ गिरते हुए पंख की तरह हल्की थी लेकिन दृढ़ थी। उसने झटपट एक कीटाणुरहित मास्क निकाला और सावधानी से अपने बेटे के चेहरे पर लगा दिया। अभी उस कार में जाकर छिप जाओ, उसने पास खड़ी एक कार की ओर इशारा करते हुए कहा। वहीं चुपचाप बैठे रहो और बाहर मत आना। मम्मी को कुछ ज़रूरी काम है और वो जल्दी वापस आकर तुम्हें ढूंढ लेंगी। नन्हा आरोन कुछ कहने ही वाला था कि उसकी माँ की आंखों में दिखी दुर्लभ तीक्ष्णता ने उसे रोक दिया। ये पहली बार था जब एमिली ने उसे इतना गंभीर भाव दिखाया था, जिससे वह सहज रूप से अपनी सांस रोक बैठा था। एमिली ने झटपट खुद भी एक मास्क पहन लिया और फिर जैसे तीर कमान से छूटता है वैसे ही वह तेजी से बाहर निकल गई। उसने अपने पास रखी एक कलम की निब निकाली और कुशलतापूर्वक अपनी कलाई घुमाते हुए कलम से निकली एक पतली सुई को सीधे काले कपड़े पहने एक आदमी के घुटने में मार दिया। वह आदमी दर्द से कराह उठा और घुटने टेकते ही उसका पैर लड़खड़ा गया। उस थोड़े से समय में एमिली ने उसकी कमर से कार की चाबियां छीन ली और मुड़कर काले कपड़े पहने एक दूसरे आदमी के गले में कलम की नोक घुसा दी, जो उसकी ओर आ रहा था। उसने कार स्टार्ट की। एक्सीलरेटर दबाते ही इंजन से हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज आई और गाड़ी बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी, उस कार का पीछा करते हुए जो लिटिल ईव को ले गई थी। एमिली के बाहर भागते ही कुछ ही देर में 2 अंगरक्षक श्रीमती कार्टर को उठने में मदद करने के लिए आ गए। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और पोती के अपहरण के सदमे और घबराहट से उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। अपनी पोती को जिस दिशा में ले जाया गया था, उसे देखकर श्रीमती कार्टर को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके दिल को बुरी तरह जकड़ लिया हो और वह और भी हिंसक रूप से कांपने लगी हो। उसकी आवाज़ बदल गई, रोने जैसी चीख निकली और वह चिल्लाई, जल्दी करो, कार्लोस को बुलाओ। उसे तुरंत आने को कहो, जल्दी करो। अपने दिल पर हाथ रखकर वह इस बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि अगर लिटिल ईव को कुछ हो गया तो क्या होगा। इस भयावह संभावना ने उसे अंदर तक डरा दिया था। उसी क्षण एक काली कार अंधेरे से एक घात लगाए बैठे जानवर की तरह तेजी से निकली। उसकी खिड़की चुपचाप नीचे हो गई और एक काली बंदूक की नली बाहर निकली हुई दिखाई दी। बैंग बैंग 2 गोलियों की आवाज़ गूंजी, धीमी और संक्षिप्त लेकिन घातक शक्ति से भरपूर।
श्रीमती काटक को उठाने में मदद करने वाले दोनों अंगरक्षक प्रतिक्रिया स्वरूप जमीन पर गिर पड़े और उनके नीचे की जमीन में खून तेजी से रिसने लगा। श्रीमती काटक के पैर फिर से बेजान हो गए, मानो वे गिर ही रही हों। बंदूक की ठंडी नली यमराज के हंसिया की तरह उन्हें जकड़कर गतिहीन कर दिया। वे मदद के लिए एक चीख भी नहीं निकाल पाईं। ठीक उसी नाजुक क्षण में एक नारंगी रंग की रिमोट कंट्रोल खिलौना कार अचानक चौराहे से निकली, जमीन पर मौजूद बाधाओं से फुर्ती से बचते हुए और तेजी से एक काली सेडान कार के चेसिस के नीचे घुस गई। खिलौना कार से हस्तक्षेप धारा की चटकने जैसी आवाज आने के साथ ही सेडान के टायर अचानक नियंत्रण से बाहर हो गए और फिसलने लगे, जिससे कार में तेज कंपन होने लगी। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाके के साथ कार सड़क किनारे लगी रेलिंग से बुरी तरह टकरा गई, जिससे कांच के टुकड़े और पुर्जे चारों ओर बिखर गए। दादी माँ, पास की झाड़ियों से अचानक एक छोटा सा नकाबपोश व्यक्ति निकला। वह छोटा आरोन था। वह झट से श्रीमती काटक के पास दौड़ा और अपने गर्म छोटे से हाथ से उनका ठंडा कांपता हुआ हाथ थाम लिया। उस छोटे लड़के की हथेली गर्म थी, लेकिन उसकी आवाज़ असाधारण रूप से स्थिर थी, जो उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। चलो चलते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दोनों हाथ में हाथ डाले लड़खड़ाते हुए उस खतरनाक जगह से भाग निकले। श्रीमती काटक को नहीं पता था कि वे कितनी देर तक दौड़ती रहीं, जब तक कि वे एक सुनसान गली में नहीं पहुंच गईं और यह पुष्टि नहीं कर ली कि उनका पीछा करने वाले कोई नहीं हैं। तभी उस लड़के ने उनका हाथ छोड़ा। बुजुर्ग महिला दीवार से टेक लगाकर झुक गई, जोर जोर से हौंफ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो बाहर निकल आएगा। उसका गला सूख गया था, मानो उसमें आग लग जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती काटक की आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी, उनकी उंगलियां भी कांप रही थीं। उसने जल्दी से अपने हैंडबैग में हाथ डाला, कालोस से संपर्क करने के लिए अपना फ़ोन निकालने के इरादे से, लेकिन उसे एहसास हुआ कि पहले हुई अफरा तफरी में उसका हैंडबैग गायब हो गया था। उसके भीतर एक विशाल असहनीय निराशा की लहर दौड़ गई, जिसने उसे लगभग डुबो दिया। दादी, क्या आप फ़ोन करना चाहती हैं? मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर लीजिए, उस छोटे लड़के ने अपनी मासूमियत भरी आवाज़ में कहा और अपनी जेब से एक छोटी स्मार्टवॉच निकालकर श्रीमती काटक को दे दी। हालांकि मास्क ने उनके चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढक रखा था, फिर भी उनकी कोमल बचकानी आवाज़ एक गर्मधारा की तरह थी, जिसने चमत्कारिक रूप से श्रीमती काटक की तनावग्रस्त नसों को शांत कर दिया। आंखों में आंसू लिए उस बुजुर्ग महिला ने घड़ी उठाई। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर कई बार फिसल गईं और अंत में कांपते हाथों से उसने कालोस का नंबर डायल किया। इसी बीच लिटिल ईव को ले जा रही वह काली सेडान कार सड़क पर बेतहाशा रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके पहिए धूल उड़ा रहे थे और वह तेजी से आगे के व्यस्त यातायात में मिल गई, अपने निशानों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। कार के अंदर काले कपड़े पहने 3 आदमी बैठे थे। आगे बैठे 2 लोग गाड़ी चलाने और निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि पीछे बैठे एक व्यक्ति ने लिटिल ईव के मुंह पर अपना कठोर हाथ रख दिया था, ताकि वह कोई आवाज न निकाल सके। दर्द से भरी एक चीख अचानक अपराधी के होंठों से निकल गई। उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। पता चला कि छोटी ईव ने एक असुरक्षित क्षण का फायदा उठाते हुए अपने मुंह को ढके हुए हाथ को जोर से काट लिया था। उसके छोटे दांत तेज चाकू की तरह उसके मांस में गहराई से धंस गए थे। क्रोधित और अपमानित महसूस कर रहे उस व्यक्ति ने अपना दूसरा हाथ उठाया और बिना किसी झिझक के उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। स्मैक! थप्पड़ की तीखी आवाज बंद कार के अंदर गूंज उठी, जिसमें एक जोरदार प्रभाव था। तुरंत ही लिटिल ईव के कोमल गोरे गाल पर 5 चमकीले लाल उंगलियों के निशान दिखाई दिए, मानो कोई अचानक और स्पष्ट धब्बा हो। चोट लगने से छोटी ईव का सिर एक तरफ झुक गया और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके छोटे से होंठ दुख से सिकुड़ गए और भय एवं अन्याय के भाव आंसुओं की धारा में बह निकले। वह अचानक जोर जोर से रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत डरी हुई थी। गाड़ी चला रहा व्यक्ति चीख पुकार से परेशान हो गया था। उसने रियरव्यू मिरर से पीछे की सीट पर बैठी महिला को घूरते हुए गुस्से से कहा, उसे चुप कराओ, कितनी परेशान करने वाली है। तभी अचानक बगल से एक कार तेजी से आई और उनका पीछा करने लगी, जिससे उनके बीच की दूरी घटकर कुछ ही मीटर रह गई। क्या वे हमें ढूंढ सकते थे? ईव द्वारा काटे गए पीछे बैठे व्यक्ति को यह दृश्य देखते ही वह तुरंत तनावग्रस्त हो गया, सहज रूप से आगे की ओर झुक गया। उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। बोलते बोलते उसने ईव का मुंह और भी कसकर पकड़ लिया, जिससे वह लगभग दम घुटने लगी और उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। असंभव! ड्राइवर ने व्यंग्य करते हुए एक्सीलरेटर को जोर से दबाया, जिससे सेडान की गति अचानक बढ़ गई और उसने पीछे चल रहे वाहन को पीछे छोड़ दिया। वह बुढ़िया अब तक मर चुकी होगी, जहां तक उसके पिता की बात है। उसने तिरस्कार भरी निगाहों से रियरव्यू मिरर में लिटिल ईव की ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा और उपहास भरा था। वह शायद अभी अपने प्यारे बेटे के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने में व्यस्त होगा। उसे उसके जैसी बेकार बोझ की कोई परवाह नहीं होगी। छोटी ईव की चीखें अचानक बंद हो गईं, मानो उन्हें खामोश कर दिया गया हो। आंसुओं से लबालब भरा वह नन्हा चेहरा अचानक पीला पड़ गया, रंगहीन हो गया, मानो उसकी सारी शक्ति छिन गई हो। चाहे श्रीमती काटक की मृत्यु के बारे में सुनकर लगा सदमा हो या जन्मदिन की पार्टी का जिक्र, ऐसा लगा जैसे किसी सुई ने उनके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छेद दिया हो। वह स्तब्ध बैठी थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें खाली थीं, उनकी सामान्य चमक खो गई थी। आंसू अभी भी उसकी लंबी पलकों पर ओस की बूंदों की तरह चिपके हुए थे। वह अब और रोने में असमर्थ थी। अध्याय 360, अध्याय 352, एक छिपी हुई काली सच्चाई वाली छोटी लोलिता। छोटी ईव को कोने में दुबक कर बैठे और उसके चेहरे से आंसू बहते देख अपहरणकर्ताओं के चेहरों पर दिख रही आत्मसंतुष्टि और भी स्पष्ट हो गई। ये छोटी बच्ची सचमुच इतनी डर गई थी कि विरोध करने की उसकी हिम्मत ही खत्म हो गई थी। नतीजतन उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। एक व्यक्ति कुर्सी पर पीछे झुककर सिगरेट पीने लगा, जबकि अन्य लोग खिड़की से सड़क को देखने लगे। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लड़की के गालों पर आंसुओं के निशान गायब हो गए थे। उसका चेहरा, जिस पर भय के भाव होने चाहिए थे, उसके विपरीत चुपके से एक छोटी लोमड़ी जैसी धूर्त मुस्कान लिए हुए था।
अपहरणकर्ताओं की नज़रों से ओझल रहते हुए लिटिल ईव की उंगलियां तेजी से सीट बेल्ट के बकल पर फिर गईं और हल्की सी क्लिक की आवाज़ कार के पहियों के सड़क पर लुढ़कने की आवाज़ में दब गई। इसके तुरंत बाद उसने अपनी जेब से कार्टून शैली की बच्चों की घड़ी निकाली, उसकी उंगलियों ने डायल पर 2 बार तेजी से टैप किया और घड़ी की सुई को छोड़ दिया। फिर उसने चुपचाप गाड़ी चला रहे अपहरणकर्ता के सिर के पिछले हिस्से पर घड़ी की सुई का निशाना साधा। धिक्कार है, क्या हमारे पीछे वाली टैक्सी पागल है? ये सिर्फ तेज रफ्तार की बात नहीं है, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। कार चला रहे अपहरणकर्ता ने झुंझलाहट भरे स्वर में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटका। उन्हें इस लड़की को जल्द से जल्द निर्धारित स्थान पर पहुंचाना था, इसके अलावा कोई और गलती नहीं होनी चाहिए थी। जिस टैक्सी को वे पागल कहते थे उसमें यात्री सीट पर बैठा अनुभवी ड्राइवर डर से पीला पड़ गया था। उसने अपनी सीट बेल्ट को कसकर पकड़ रखा था और उसकी सांसें भी धीमी चल रही थीं। 20 साल से अधिक समय तक टैक्सी चलाने और हर तरह के यात्रियों से मिलने के बावजूद उन्होंने कभी भी इस तरह के उग्र यात्री का सामना नहीं किया था। इससे पहले इस महिला यात्री ने मोहेवन के पास टैक्सी रोकी, बिना कुछ कहे ड्राइवर को 1000 रुपये नकद दिए और सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी मानो वह सालों से रेसिंग कर रही हो। उसके नियंत्रण में टैक्सी मानो चांदी की बिजली की चमक में बदल गई थी, भीड़ भरी सड़कों से गुजरती हुई और ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकलती हुई। अनुभवी ड्राइवर को ऐसा लग रहा था मानो वह टैक्सी में नहीं बल्कि किसी रोमांचक बम्पर कार राइड का मजा ले रहा हो। उसका दिल मानो सीने से बाहर निकल आया था। अचानक अपहरणकर्ताओं की आगे चल रही कार अनियंत्रित हो गई और उसका अगला हिस्सा सड़क किनारे की हरियाली में बुरी तरह जा टकराया। एमिली पाकर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए झट से ब्रेक लगा दिया। एक तेज आवाज के साथ टैक्सी हरी पट्टी के पास आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही उसका दरवाजा खुल गया और एमिली तुरंत टूटी हुई खिड़की वाली पलटी हुई गाड़ी की ओर दौड़ी। पूर्व संध्या। एमिली ने दोनों हाथों से विकृत कार के दरवाजे को कसकर पकड़ा और उसे खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंदर अपहरणकर्ताओं को बुरी तरह पीटा जा चुका था, कुछ बेहोश थे और कुछ दर्द से कराह रहे थे। हवा में पेट्रोल और खून की तीव्र गंध फैली हुई थी जिससे उसे जी मिचलाने लगा। श्रीमती, ये खतरनाक है, ये कार फट सकती है, हमें पहले पुलिस को बुलाना चाहिए। अनुभवी ड्राइवर ने कांपते हुए अपना फोन निकाला और डायल करते हुए एमिली को चिल्लाकर बुलाया। लेकिन एमिली ने खतरे को नजरअंदाज कर दिया और आखिरकार इतना चौड़ा रास्ता बना लिया कि उसे पिछली सीट पर सिकुड़ी हुई छोटी सी आकृति दिखाई दे सके। छोटी ईव की आंखें कसकर बंद थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह बेहोश हो चुकी थी। एमिली ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर अपनी बेटी को बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। तभी उसने नन्ही बच्ची को टूटे फूटे शब्दों में बुदबुदाते हुए सुना, पापा, ईव अच्छी बच्ची है, कृपया मुझसे नफरत मत करो। गर्म सांसों ने उसकी गर्दन को गुदगुदाया और उस नन्हे बच्चे का पंख जैसा हल्का वजन एमिली के दिल पर भारी पड़ रहा था। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में दुख के भाव भर गए। उसने पहले अनुभवी ड्राइवर को कार लाने का निर्देश दिया, फिर अपना फोन निकाला और कांपती उंगलियों से एवलिन हैंसन का नंबर डायल किया। इसी बीच शहर के केंद्र में स्थित इंटरनेशनल ग्रैंड होटल में एक बेहद भव्य जन्मदिन भोज की तैयारियां शुरू हो रही थीं। पूरा होटल सोने और गुलाबी साटन से सजा हुआ था। हॉल के बीच में एक भव्य क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था और तारों के आकार की रोशनी की लड़ियां इसे खूबसूरती से सजा रही थीं। हॉल में सफेद गुलाब और नीले हाइड्रेंजिया से बनी एक फूलों की दीवार थी और उसके सामने एक कार्टून महल का आधा आदमी जितना ऊंचा मॉडल था जिसके ऊपर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, सेबेस्टियन कार्टर को तीसरे जन्मदिन की शुभकामनाएं। होटल के प्रवेश द्वार से लेकर भोज कक्ष के भीतरी हिस्से तक लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था जिसके दोनों किनारों पर कार्टून के चित्र लगे हुए थे। यहाँ तक कि वेटर भी कार्टून पैटर्न वाले विशेष परिधान पहने हुए थे जो हर जगह भव्यता का स्पर्श बिखेर रहे थे। कार्टर परिवार के युवा मास्टर सेबेस्टियन के तीसरे जन्मदिन के लिए पूरा इंटरनेशनल ग्रैंड होटल बुक किया गया था और शहर के कुलीन वर्ग, प्रतिष्ठित व्यक्ति और बड़े व्यवसाय उपहारों के साथ उपस्थित थे। मेहमान शैंपेन के गिलास लिए छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा होकर प्रशंसा भरे लहजे में बातें कर रहे थे। युवा मास्टर कार्टर अपने छोटे मास्टर सेबेस्टियन को बहुत प्यार करते हैं। ये समारोह अधिकांश उच्च स्तरीय वयस्क समारोहों से कहीं अधिक भव्य है। बिल्कुल सही, और इसकी तुलना में सबसे बड़ी बेटी एवलिन प्रेस्कॉट के प्रति उनका व्यवहार कहीं कमतर है। एवलिन के तीसरे जन्मदिन पर मैंने सुना कि उन्होंने घर पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से जश्न मनाया, यहाँ तक कि कोई अच्छा भोज भी नहीं हुआ। क्या ये वही हो सकता है? किसी ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए थोड़ी गपशप भरी लहजे में कहा, मैंने सुना है कि यंग मास्टर कार्टर की शादी उस समय तय की गई थी और इसी तरह एवलिन का जन्म हुआ। जहाँ तक इस छोटे मास्टर की बात है, वह अपनी प्रिय प्रेरणा स्रोत से पैदा हुए हैं, इसलिए जाहिर है उनके साथ अलग तरह का व्यवहार होता है। कुछ साल पहले लोग उस आलीशान परिवार के रहस्यों के बारे में कानाफूसी करते थे, उनकी आंखों में जिज्ञासा भरी होती थी। उस समय ये बातें इतनी गुप्त थीं कि पूरी कहानी कुछ ही लोगों को पता थी। ठीक उसी समय भोज कक्ष का प्रवेश द्वार अचानक शांत हो गया। एक महिला उच्च श्रेणी की सफेद शाम की पोशाक पहने बाहर आई। स्कर्ट पर कढ़ाई किए गए छोटे मोती उसके कदमों के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे, मानो चांदनी उसकी कमर के किनारे पर बिखरी हो। उसने लगभग 3 साल के एक छोटे लड़के को गोद में लिया हुआ था। उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था, कॉलर पर लाल रंग की बोटाई थी, उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और उसका गोलमटोल गाल खुशी से भरा हुआ था। वह जन्मदिन का लड़का सेबेस्टियन कार्टर था। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? सेबेस्टियन ने रेनी वाइट की स्कर्ट को खींचते हुए कहा। उसकी आवाज़ कोमल और मीठी थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन्हें पीछे से लगातार और भारी कदमों की आहट सुनाई दी। भीड़ ने मुड़कर देखा तो कार्लोस एक सलीके से सिले हुए सूट पहने हुए शान से चलते हुए उनकी ओर आ रहा था। वह रेनी वाइट के पास आया और सेबेस्टियन के सिर पर धीरे से थपथपाया।
तीनों एक साथ खड़े थे, एक सुंदर पुरुष, एक खूबसूरत महिला और एक प्यारा बच्चा, और इस तरह एक पारिवारिक चित्र बन गया जिसे देखकर मेहमानों में ईर्ष्या जाग उठी और वे अपने फ़ोन निकालकर उस दृश्य को कैमरे में कैद करने लगे। जल्दी ही 2 वेटर 2 मीटर से भी अधिक ऊंचा जन्मदिन का केक लेकर आए। केक 5 परतों का था, प्रत्येक परत गुलाबी क्रीम से ढकी हुई थी और ताज़ी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से सजी हुई थी। केक के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक कार्टून आकृति थी जो एक छोटा हवाई जहाज पकड़े हुए थी, जिसे सेबेस्टियन की शक्ल में विशेष रूप से बनाया गया था। पापा, मुझे गोद में उठा लो, मैं खुद केक काटना चाहती हूँ। सेबेस्टियन ने अपनी बाहें फैलाईं और कार्लोस से लिपटते हुए विनती की। कार्लोस हंसा और अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए नीचे झुका, तभी उसकी जेब में एक ज़रूरी रिंगटोन बजी। उसने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसका चेहरा सिकुड़ गया। माँ, कार्लोस ने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। वह उत्सुक था, उसकी माँ जानती थी कि आज सेबेस्टियन का जन्मदिन है और वह आमतौर पर इस समय फ़ोन नहीं करती। हालांकि फ़ोन पर उसने श्रीमती कार्टर की सिसकियों से भरी घबराई हुई आवाज़ सुनी, जिसने भोज के जीवंत माहौल को अचानक बंद कर दिया। कुछ गड़बड़ हो गई है। छोटी ईव का अपहरण हो गया है। आपको जल्दी आना होगा। आगे की कहानी ऐप सीधे 500 सब्सक्राइबर पर आकर जल्दी से जल्दी VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।